मतलब जो ये पुरुष कर्मचारी है उनमें से 40% पुरुष कर्मचारी ग्रेजुएट है। कितने ग्रेजुएट है? तो इसमें से 5, यानी कुल 5 थे पुरुष कर्मचारी, उसमें से 2 कर्मचारी ग्रेजुएट हो गए, तो 3 क्या है? नॉन ग्रेजुएट। मतलब पुरुष तो है, महिला थोड़ी बताएंगे, है पुरुष लेकिन ग्रेजुएट। अगली बात देखो, अगला क्या है? नॉन ग्रेजुएट पुरुष कर्मचारी की बात हो रही है, और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, नॉन ग्रेजुएट पुरुष कर्मचारी हैं। कह रहा है 11.11% नॉन ग्रेजुएट पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर फ्रेंडली है। इसका मतलब कि एक एम्प्लॉई ऐसा है जो पुरुष है, ग्रेजुएट भी नहीं है और कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर फ्रेंडली है। यानी अगर कुल 6 9 थे तो उसमें से एक ही ऐसा है जो पुरुष कर्मचारी है, ग्रेजुएट भी नहीं है लेकिन कंप्यूटर जानता है। तो ये 8 कौन बचे? मेल एम्प्लॉई बचे जो ग्रेजुएट भी नहीं है और कंप्यूटर भी नहीं जानता, ठीक है ना? तो अब देखो ये इसे क्या बोला मैंने, ये मेल एम्प्लॉई हुए, नॉन ग्रेजुएट है और कंप्यूटर फ्रेंडली, ठीक है ना? यहाँ 3 और ये 3 क्या शो कर रहा है? फुल एम्प्लॉई, और ये 3 क्या शो कर रहा है? मेल एम्प्लॉई जो कि ग्रेजुएट नहीं है और कंप्यूटर भी संख्या दी गई 200, ये 270 गुना कुल कर्मचारी 270 मतलब 800। तो है बहुत सिंपल, लेकिन ध्यान रखिए है बहुत कंसेप्चुअल, क्योंकि वो बोल रहे नहीं पा रहा है, लेकिन से वर्ड यूज करते लोगों को लगता ही नहीं है कि सक्सेस है, लेकिन है सक्सेस। इसका मतलब एक बात और समझना आपको आ जाना चाहिए, जहाँ क्लियर कट रिमेनिंग बोलता है वो सक्सेसफुल है ही, लेकिन जहाँ नहीं बोलता वहाँ मीनिंगफुल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे यहाँ समझिए ना। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट तो करना चाहिए इसमें, इंपॉर्टेंट है ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना? हो गया? आगे चलें? ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझते। एक व्यक्ति अपने आय का 16.66% खाने पर, एक व्यक्ति अपने आय का 16.66% खाने पर मतलब, और शेष का 17% दवा, शेष का 17% मेडिकल एवं 23% शिक्षा एवं 23% एजुकेशन एवं 23% एजुकेशन। ध्यान देना, बहुत से बच्चे यही विनती कर देते हैं, वो 17% का रेशियो अलग बनाने लगते हैं और 23% का रेशियो अलग बनाने लगेंगे। ध्यान से समझना, 17% का रेशियो अलग बनाएंगे, 23% का रेशियो अलग बनाएंगे, गलत जाएगा। शब्द का गेम खेलता है अर्थमेटिक मैथ्स में, शुरू से बोलते आ रहा हूँ। अर्थमेटिक मैथ्स अगर अच्छी करनी है तो कंसेप्ट के साथ साथ शब्दों की समझ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वही वाली कहावत है, शेर पालो कुत्ता पालो गलत में भी मत पालो, ठीक है ना? बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखो एक व्यक्ति अपने आय का इतना परसेंट खाने पर लगा दिया, उसने क्या बोला, और शेष का 17% मेडिकल एवं 23% शिक्षा। तो किसका? शेष का ही, मतलब शेष का ही 17% मेडिकल एवं 23% शिक्षा। किसका एवं 23%? शेष का ही, यानी शेष का कुल कितना? 17 और 23 40%। समझ गए? इन दोनों के बीच कोई रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है? अच्छा, अगर वो ये बोलता कि शेष का 17% दवा एवं शेष का 23% शिक्षा, तो अलग अलग होता है। लेकिन इसने क्या बोला? इसने बोला शेष का 17% दवा एवं 23% शिक्षा। इसका मतलब शेष का ही 17 और शेष का ही शेष का कुल कितना? 40। बच्चे करते हैं बिल्कुल आंखें बंद करके उसी धुन में वो सबको एक ही रवैये में नाम देते हैं, इसको रेशो बना देंगे, इसको रेशो बना देंगे। नहीं, ध्यान रखना अलग अलग है, लेकिन दोनों शेष पे ही अप्लाई हो रहा है। शेष पे कुल कितना हो रहा है? 40। शेष पे 40% का मतलब होता है 2 बटे। अब देखो अब आगे शेष का बोल रहा है, और अगले शेष बोल रहा है, अब शेष का मतलब, और शेष का 10% ट्रेवलिंग, और शेष का 10% मतलब 1 बटे 10 ट्रेवलिंग पे खर्च करता है। यदि शेष राशि को बचत खाते में जमा कर दिया, मतलब जो अंतिम शेष था उसे बचत खाते में जमा कर दिया, बताइए कुल आय और कुल खर्च का अनुपात क्या है? बहुत सिंपल है, आइए शुरू करते हैं। कितना परसेंट खाने पे? तो कितना खाने पे? 1। किसका? कुल आय का। कुल आय 6 है, उसका 1 खाने पे, तो शेष कितना बचा? 5। जो बचा उस बचे का 17 मेडिकल 23 शिक्षा मतलब 40%। इसका मतलब शेष अगर 5 था तो 2 यूनिट मेडिकल और शिक्षा में, तो शेष कितना बचेगा? अब जो शेष बचा उसका 10% ट्रेवलिंग पर, 1 ट्रेवलिंग किसका? शेष का। यानी शेष अगर 10 था तो 1 ट्रेवलिंग कितना? अच्छा बताओ, 3 9 क्या है? अंतिम शेष है। अब कुछ खर्चा हो रहा है, अंतिम शेष इसका मतलब क्या शो करेगा? सिर्फ और 100 रुपये था, तुमने गोलगप्पा खाया, चाट खाया, दूसरे को खिलाया, ठीक है ना? समोसा खाया, लौंग खाया, लौंग तो समझते नहीं? समझते? कुछ बात नहीं होता, हमारे बनारस का लौंग बहुत फेमस है। हाँ, अब आप कुल खर्चा किया 20 रुपये अंत में बच गया, तो 20 रुपये अंत में बच गया तो अब तुम रखे हो ना उसको, अब खर्च नहीं करो, तुम्हारी सेविंग कितनी है? 20 रुपये का। तो ये हमारा सेविंग शो कर रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। 5 से 5 का 3 गुना 6 का 20 और ये 9 क्या शो करेगा? और ये बच्चे खर्चा, तो हमसे इनकम और खर्चा बचा है, इनकम 20 खर्चा। तुमको यहाँ भी एक चीज सीखने को मिलेगी क्या? ये सब कुछ शेष बोलता है, लेकिन बीच में शेष गायब भी कर सकता है। देखो यहाँ पे शेष कर दिया, यहाँ शेष गायब कर दिया, ध्यान नहीं दिया तुरंत याद नहीं, खर्च से क्या सीखा? 2 बात, एक तो एकदम क्लियर मीनिंग बोल रहा है, एक आपने देखा स्टेटमेंट मीनिंग वाइज बोला, ठीक है ना? तब क्या 3 शेष कितना बचा? अच्छा 7, तो तुम क्या बोल रहे हो? देखो एक व्यक्ति अपने कुल आय का 7:3 के अनुपात में खाने पर खर्च करता है। इसका मतलब अगर उसकी कुल आय कितनी थी? 7, तो कितना खर्च किया? 3। शेष कितना बचा? अच्छा 7, तो तुम क्या बोल रहे हो? कुल आय, ठीक है ना? अब क्या है? शेष का 1/3 भाग यातायात पर एवं, ध्यान देना शेष नहीं बोला है, शेष का ही 1/3 भाग यातायात एवं शेष का ही 25% मनोरंजन, तो 25% का 1/4, तो शेष का शेष का 7/12। कहाँ यातायात और मनोरंजन। इसका मतलब शेष 12 था तो 7 खर्चा, तो शेष कितना बचा? अब देखो उसके बाद एवं, यहाँ देखो बोला नहीं है, इंग्लिश में 12.5% ऑफ द रिमेनिंग।
एवं शेष का 12.5% कर दिया दान। तो शेष का 12.5 मतलब 1/8 क्या कर दिया दान। इसका मतलब अगर शेष 8 था तो 1 दान किया तो शेष कितना बचा। अच्छा ये जो शेष बचा आपको खर्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अंतिम शेष क्या शो कर रहा है, शेष वो जो भी रसम लगाए वो सो रहे हो आप, ये रसम लगाए समझ लो, जो सो रहा समझ गया, चलिए शांति बैठा है तो भैया सो रहे थे ना, नहीं सो रहे थे, समझ हमको अगली बार ध्यान देना पड़ेगा जब आपके पास आने के बाद देखो से कितनी निकालनी पड़ेगी, सुबह सुबह बोला गलत बात है, ये सो रहे हो मुँह हाथ धुल लो ठीक है ना, वरना आराम से सो, हमारा नुकसान थोड़ा है। तो भैया बताओ क्यों देखिए हमारा नुकसान है, देखिए देवी भी कह रही है सर आपका नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है ना, सोइए मत। देखो कितना समझ गए, जो अंतिम शेष है वो क्या है बच्चे, सेविंग। तो देखो ये 7 से 7 क्या बच्चे 4 क्या ही 8 3 और ये क्या शो कर रहा है बच्चा, और ये क्या शो कर रहा है। अच्छा आपको समझ में आने लगा ना कि इसको कैसे पढ़ना है, समझ गया। यही लोग नहीं पढ़ पाते, आप अपने दोस्त मित्र यार से भी पूछना, अगर सच में किसी अच्छे शिक्षक ने समझा दिया होगा तो बात अलग, लेकिन 90 से 95% रेशो पाओगे उनको पता नहीं चल पाता कि क्यों है, क्यों पता चल पाता सच्चाई के शिक्षक आज के मार्केट में शिक्षक बखेरो मतलब अनगिनत है, मैंने वैसे फैले हुए हैं जिसको देखो वही शिक्षक बना पड़ा है, वही ज्ञान देते बना पड़ा है, जबकि खुद का ज्ञान अभी अधूरा है, लेकिन दिए पड़े। पहले क्या था अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जब शिक्षक रिक्रूट होते थे ना तो उनका इंटरव्यू उनका रिटेन उनका डेमो क्लास होता है। आजकल तो ऐसे संस्थाएं बुलाने का मतलब ही नहीं, जैसे अपने उत्कर्ष में भी है, अपने उत्कर्ष में भी है, जो भी शिक्षक रिक्रूट हो रहा है उसके रिटेन हो रहे हैं, मतलब पूरा जैसे जॉब होती है उसका रिक्रूटमेंट होता है, आपके इंटरव्यू में आपके टेस्ट में आपके फिर आप पढ़ने आएंगे पूरा चेकअप करेंगे। हाँ जैसे आप बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, आपको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, संस्था सम्मान करती है आपको इस रिक्रूटमेंट में, इसलिए आप लगे। जब हम अपने करियर में पहली बार पढ़ाने जा रहे थे फर्स्ट टाइम यानी 2011 बात कर, अभी क्या चल रहा है सोचिए 11 से कितने साल हो गए, 11 से 25 अप्रॉक्सिमेटली 14 ईयर, 14 साल 14 ईयर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी 25 शुरू हो रहा है ठीक है ना, तो 13 मान के चलते हैं, तो 13 साल का अपना अनुभव इस इंडस्ट्री में 11 साल जब से पास आउट हुआ, आगे बात से पहले से रहे, लेकिन जब से पास आउट हुए और 9th कंप्लीट हुआ तो प्रोफेशनली 11 से पास, तो उस समय जब मैं पढ़ाने जा रहा था मैं भी अंदर से बहुत डरा, तो मैं झूठ नहीं बोलता ना ही हमारी कोई ऐसी हवाबाजी खड़े होकर मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया मैं ऐसा हूँ मैं वैसा, मैं भी विद्यार्थी था मैं भी सुनता ही था इस बात नहीं, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस में पहले पढ़ाता था जब विद्यार्थी मैं पढ़ाता तो पहले से प्रोफेशनली 11 से पास प्रोफेशनल इस बात को स्वीकार करना तो 9 सवाल तुमको मिल गए, लेकिन एक सवाल में ना नहीं सबके साथ होता है, हमारे पास सब सिचुएशन बना होगा जिस टाइप का बताते थे तो बच्चों को समझ में आया, बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो समझ में आया इस बदलो बैठे इनको और वो अभी भी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारा क्या हो जाएगा 96 हमारा क्या हो जाएगा इनकम, और हम समझते हैं इनकम ही समझ ना इनकम। हाँ ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, कभी गलती मत करना, इनिशियल एंड फाइनल, जो इसको पढ़े वही इसको पढ़ना, जो इसको पढ़े वही इसको पढ़ना, कभी बोलना मत, कभी गलती नहीं होगी, सब चीज़ पढ़े आराम से करो और करो। फिर अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं आपको वैसे हम लोग टेस्ट कब होने वाला है आपने देखो, एक व्यक्ति अपने आय का X% पेट्रोल पे खर्च करता है, अच्छा ध्यान देना X% उसने कहाँ खर्चा किया है पेट्रोल पे, अच्छा X% को लिखना सिखाया था ना क्या, अगर मानो कुल आय उसकी X, ध्यान देना मैं कुल आय बोल रहा हूँ, अगर कुल आय X थी तो कुछ पेट्रोल पर शेष बचा, अब कह रहा है कि शेष का 16.66% मनोरंजन पे 1/6, इसका मतलब 6 था तो एक मनोरंजन पे तो बचा कितना 5 बचा। उसके बाद यदि वह कुल आएगा, इसका मतलब ध्यान देना जब शेष का बात नहीं कर रहा है, अब क्या बात कर रहा है कुल आएगा, इसका मतलब अब वो रिजल्ट दे रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो ये वाला रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ क्या आता है कुल ही तो आता है, तो अब हमको ये रिजल्ट दे रहा है, कह रहा है कुल आय का 3/4 भाग क्या है बचत करे X का मान। अच्छा तुम ये बताओ अब हमको कुल दे रहा है, ये बताओ तुम इसको क्या बोल रहे हैं, इनकम आएगा, इनकम पे खर्चा करने के बाद जो शेष बचा उसका आपने मनोरंजन पे खर्चा करने के बाद ये शेष बचा, ये जो शेष बचा है अब वो खर्चा हो रहा है, इसका मतलब ये शेष क्या शो करेगा, इसका मतलब हम यहाँ पे इनकम लिखेंगे और यहाँ पे हम बढ़ोतरी करेंगे। कह कुल आय का 3/4 भाग बचत करता है, 3/4 बचत है तो बचत कितना है इसका आय का, यानी आय अगर 4 है बचत समझ में आया कि मैंने 3 को लिखा 4 को लिखा, बहुत से लोग 3 निकाल के 1 लिखे क्यों, क्योंकि सोचते हर बार निकाल रहे थे यहाँ पे निकाल रहे थे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी आपको समझ आ रहा होगा कि हम सेविंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 3/4 क्या शो कर रहा है, ये सेविंग शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है आय, और यहाँ पे इनकम और सेविंग आता है, ये बेनिफिट है कंसेप्ट को क्लियर तरीके से जानने का। अब कैसे निकालेंगे देखो आपको सिखाया भी होगा मैंने, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करो इधर ही याद है कुछ, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करो बच्चे और इधर ही लिखो, ये x आएगा ये y आएगा, 20 की चीज़ 18 मतलब 2 और ये 20 और 1 10 मतलब 15%, यानी x का मान क्या होना चाहिए 10%, सही है ना। तो ये चीज़ पता है तो आप लिखेंगे उसका सॉल्व करेंगे, नहीं पता होगा अब घर जाके जो बच्चा इसको रिवाइज मार देगा उसके दिमाग में अच्छे लंबे समय तक के लिए अच्छे से सेट रहेगा। और उसके अब ये करते हैं बता देता है शेष का 12.5% मनोरंजन पर, इसमें फिर एक नया बात क्या नया बात कर दिया, बीच में रियल नंबर दे दिया, हर बार तो परसेंट दे रहा था अब क्या दे दिया, तो देख पा रहे हो कि सक्सेस में कई वैराइटीज दे रहा है ठीक है ना, लेकिन समय का अभाव है और जल्दीबाजी वाली स्टडी करनी नहीं है, तो आराम से करेंगे अच्छे से करेंगे अगली क्लास में ठीक है। चलो बच्चे बाय मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए सिर्फ नहीं, दूसरी क्लास कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी के बाद में करो ये हो गया था, नेक्स्ट फिर क्लोज करो। चलो बच्चे ध्यान दो, सक्सेसफुल का एक अगला आइडिया क्वेश्चन था, राहुल अपने कुल आय का 15% खाने पर, देखो राहुल अपने कुल आय का 15% खाने पर, 15% होता है 3/20, 15% खाने पर तो कितना खाने पर 3, किसका कुल आय का, यानी कुल आय 20 था तो 3 खाने पर तो बचा कितना 17 रिमेनिंग है, और जो रिमेनिंग है उसका 1100 रुपया दान दे दिया, जो रिमेनिंग है उसका 1100 रुपया दान दे दिया,
जो रिमेनिंग है उसका 1100 रुपया बच्चे का कर दिया उसने डोनेट किया। अब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग में से ही 1100 रुपया दान दिया, उसके बाद उसको रिमेनिंग बचा होगा, जो रिमेनिंग बचा उस शेष का 12.5% मनोरंजन पे, जो रिमेनिंग बचा उसका 12.5% कहाँ पे, मनोरंजन पे। मनोरंजन पे कितना, एक इसका रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग अगर 8 बचा था डोनेशन देने के बाद, अगर रिमेनिंग 8 बचा था तो एक मनोरंजन पे फिर रिमेनिंग कितना बचा, 7। यदि अंत में कुल 3500 रुपया बचाए उसकी कुल आयु, आप बताओ कि अंतिम में उसने कितना बचाया, और ये बोल रहा है 3500, 5 7 35 500 55 40 4000 बचे। यहाँ से अपना खाने में खर्चा करने के बाद जो बचा था उस बचे हुए का इतना डोनेट किया, कितना ये बचा, मतलब इसमें से ये डोनेट करने के बाद ये बचा है, तो इसको और इसको जोड़ दो, समझ गया क्या होना चाहिए, कितना होगा 300, और ये 300 का यहाँ भी 300, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6000। ये हमारी जो 6000 है, ये 6000 जो है ना, ये अपनी क्या है, कुल आय है, समझ गया ना। मतलब आपको बीच में रिमेनिंग वर्ड्स दे रहा है लेकिन रियल वैल्यू दे रहा है, वास्तविक मान, तो रियल वैल्यू दे रहा है, तो इस तरह से आप अपना रेशियो सेटअप कर लेना है, ठीक है ना। अब आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और कर देते हैं, फिर आप नोट करिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। किसी होटल कुल अतिथियों का 12.5% विदेशी है, किसी होटल में कुल अतिथियों का 12.5% 1/8, 12.5% 1/8 कौन है, विदेशी। तो कुल अतिथि अगर 8 है तो विदेशी कितना है, कुल अतिथि अगर 8 है तो विदेशी कौन है, 8, तो रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग कौन है, 7। उसके बाद बचे हुए व्यक्तियों में से 170 व्यक्ति और छोड़कर चले गए, जो व्यक्ति बचे थे उसमें से 170 छोड़कर और चले गए, तो कुछ तो बचे होंगे। बचे हुए अतिथियों में 35% महिला है, 35% का मतलब होता है 7/20। बचे हुए में 35% महिला, तो कितनी महिला, 7, किसमें से, रिमेनिंग में से, बचे हुए में से 20 बचे थे तो 7 महिला है, और अगर 7 महिला है तो 13 कौन है, पुरुष है, 13 पुरुष है। यदि कुल पुरुष अतिथियों की संख्या 390 है, तो बताओ कुल कितने हैं लोग, पुरुष अतिथि 13 है, 13 की वैल्यू 390, 13 39 30, यहाँ से अगर मैं 30 गुना करूँ 3 गुना 6, 600 हो जाएगा। और ये 600 कौन है, जो रिमेनिंग बचे हैं उसमें से ये चले गए, उसके बाद रिमेनिंग है, इसका मतलब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्यों भाई, इसमें से ये निकला तभी तो आया, जोड़ दिया, ये आ गया 100, तो 110 गुना इसको भी कर दो तो 880 अतिथि थे, समझ में आ रहा है। तो जब वर्ड सॉरी जब नंबर्स देना शुरू करें तो आपके सीक्वेंस ऐसे बनाना है, दोनों सेम पैटर्न के साथ। नोट कर लीजिए, सक्सेसिव में हमने क्या देखा, एक तो रिमेनिंग बोल रहा था, एक मीनिंगफुल बोला, फिर आपने देखा बीच में रिमेनिंग वर्ड्स गायब किया, फिर आपने देखा बीच में एक्स वैक्स बोलने लगा था, अब आपके सामने ऐसा बोल रहे हैं। तो कई लहजे में प्रेजेंट करता है सक्सेसिव का सवाल। हो गया, में है तो बचा कितना, ध्यान देना, इसको तुम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं एक पुस्तकालय में X% पुस्तकें अंग्रेजी में है। अब आप जानते हैं कि मानो कुल पुस्तक अगर X है तो कुछ अंग्रेजी में है तो बचा कितना, ध्यान देना, इसको तुमने क्या बोला है बच्चा, कुल पुस्तक बोला है ना, क्या बोला है, कुल पुस्तक बोला है, ध्यान रखना यहाँ कुल पुस्तक है। शेष 11.11% पुस्तकें तेलुगु में है, 11.11 मतलब 1/9, यानी शेष अगर 9 है तो एक तेलुगु में है, तो शेष क्या बचा, शेष 25% उर्दू, 1/4। अगर शेष 4 है तो एक उर्दू, तो शेष कितना बचा, कुल देखो अब क्या बोल रहा है बच्चा, अब बोल रहा है कुल पुस्तकों का, इसका मतलब अब रिमेनिंग का नहीं बोल रहा है, रिमेनिंग का नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा है हमको, रिजल्ट। अच्छा बताओ, ये रिमेनिंग शेष पुस्तक है ना, ये फाइनल रिमेनिंग शेष वाली पुस्तक है, और इसे हम क्या बोले थे, टोटल बुक बोले थे, ये तो बोले थे। तो यहाँ क्या बचता है, इनिशियल, और तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ टोटल बुक आएगा, ठीक है ना। क्या बोला, ये कुल पुस्तकों का 1/5 भाग संस्कृत में है, बताइए कितनी प्रतिशत पुस्तकें अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में कितनी पुस्तक, मतलब एक्स मान पूछ रहा है। अच्छा 1/5 क्या है, संस्कृत में। अच्छा बताओ संस्कृत में कौन होगा, शेष वाला ही तो होगा भाई, हिंदी उर्दू तेलुगु जो भी होना था बोलिएगा, जो लास्ट में शेष बचा है वो शेष वाला ही तो संस्कृत में जाएगा, और तो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि हिंदी वाले को संस्कृत में आएंगे, ऐसा तो नहीं सकता। तो जो रिमेनिंग पुस्तक है उसी में संस्कृत जाने वाला है, इसका मतलब जो रिमेनिंग बुक है वो किसको शो कर रहा है बच्चे, संस्कृत को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, संस्कृत वाली बुक लिखेंगे, बात समझ आई ना। रिमेनिंग किसको शो करेगा, संस्कृत को शो करने लगेगा, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग पुस्तक ही संस्कृत में जाने वाला है, और तो कोई जाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा था ना, ये बात जिसको इंडिकेट करेगी यहाँ पे वही मानेंगे। अभी तुमको समझ में आ रहा है तो तुमको लिखना आसान है और सही लिख पाओगे। कुल पुस्तकों का 1/5 संस्कृत में है, कुल पुस्तकों का 1/5 संस्कृत में है, तो कितना संस्कृत में है, 1 किसका, कुल पुस्तकों का, तो कुल पुस्तक 5 है, तो संस्कृत में कितना है, कुल पुस्तक 5 है तो संस्कृत में कितना है, 1। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूना 3 एकम 3, 3 त्रिका। अब ध्यान से समझना बच्चे, ये x और ये y, ये 3 और ये 2 ना, और ये फाइनल में आ जाएगा 5, और तो यहाँ से मल्टीप्लाई 5 दूना 10 इधर लिख दो, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 यहाँ लिख दो, ये x है ये y है, तो 7 का कमी आ रहा था किस पे भैया, इनिशियल 10 पे इंटू 100 मतलब 70%, समझ पा रहे ना। तो सक्सेसिव की मैंने एक एक बात में समझाई बच्चे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सक्सेसिव में यही होता है, यहाँ क्या लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने आपको बहुत बखूबी समझाया है, नोट कर लीजिए।
वेरी JSM जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है JSM, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टाइप। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टाइप, बहुत ध्यान से सुनना। JSM का मतलब क्या होता है, JSM कहाँ लगाते हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे, ये सारी बातें, ठीक है। JSM एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल परसेंटेज में भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, एलिगेशन में भी करेंगे, एवरेज में भी करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि परसेंटेज जैसा टॉपिक है जो पूरी मैथ्स में प्रयोग में आएगा, लेकिन परसेंटेज के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा प्रयोग में आएंगे। जैसे JSM अभी जो सक्सेसिव पढ़ा उसका इस्तेमाल हर जगह होगा, CI SI आपका एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, सब जगह प्रयोग में होने वाला है। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह प्रयोग में आने वाली ही है 110%। वैसे ही आपका जो JSM है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। JSM का फंडा क्या है, JSM का कंसेप्ट क्या है, ध्यान दो, नाम से ही क्लियर है, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब वो वैल्यू जो सबको जस्टिफाई करे। जैसे मानो कि इनके पास 100 रुपये है, मेरे पास 200 रुपये है, तो कौन सी ऐसी जूनियर वैल्यू है जो हम दोनों को जस्टिफाई कर रही है, 100 है ना। इनके पास 100 है, इनके पास 50 है, मेरे पास 150 है। ध्यान से सुनना, मेरे पास 150 रुपया है, इनके पास 100 है, इनके पास 50 है, तो ऐसी कौन सी जूनियर वैल्यू है जो हम तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, 50 है ना। बाकी तो लोग ज़्यादा लिए हुए हैं, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 ही ज़्यादा है, क्योंकि 100 है नहीं है, 50 ज़्यादा है। तो ये हमने बोला कि सबके पास 50 है, तो इसका मतलब सबको 50 होना है। तो 50 से ज़्यादा लेने वाले भी लोग तो हैं। ये कहेंगे सर हमारे पास तो 100 है, हमने कहा कि आप 50 से कितना ज़्यादा है, इन्होंने कहा 50 रुपया, हमने कहा लाइए हमको दीजिए, तो ज़्यादा लिए लाई दीजिए, 3 से 50 रुपया लेके हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये कितना हो गई, मेरे पास कितना ज़्यादा है, 100, 150 है, तो 100 ज़्यादा है ना, तो हम भी अपना 50 रख के 100 यहाँ रख दिए। अब हम सब 50 हो गए, एक्स्ट्रा क्या निकला, 150, एक्स्ट्रा क्या निकला 150। अभी 150 रुपया घर को लेके जाएंगे नहीं, आपस में बांटना है, तो 150 बटे कितने लोगों में बांटना है, 3, तो हर एक व्यक्ति को कितना दे सकते हैं, 50 50 50, इसका मतलब 100 100 100 100 हम सब हो सकते हैं। यही JSM है। पहले कैसा पड़ा था, अनबैलेंस, अब कैसा बढ़ गया, तो किसी अनबैलेंस बटी हुई चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में बांटने का काम कौन करता है, JSM। बात समझ आ रही है, JSM वो वैल्यू है जो सबके पास होना चाहिए, JSM वो एग्रीगेट वैल्यू है जो सबके पास होना चाहिए, ठीक है ना। JSM हम सबके बीच या कुछ लोगों के बीच बटी हुई अनबैलेंस चीज को बैलेंस फॉर्म में बांट के एग्रीगेट एक फाइनल वैल्यू आपको दे देता है, दिस इज द JSM। कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा सवाल पे लगाएंगे तो और भाई और भी बेहतर समझ में आएगा, ध्यान देना, पहले सीखना फिर समझ। इस तरह का सवाल तुम खूब पाएगा परसेंटेज में, एग्जाम्स में भी मिल जाता है। एक परिवार में चावल मछली और तेल के खर्च का अनुपात 12 17 13। एक परिवार में चावल मछली और तेल के खर्च का अनुपात 12 17 13। अगर इन सबका मूल्य 20 30 50% से बढ़ाया जाए, अगर इन सबका मूल्य 20 30 और 50, अगर इन सबका मूल्य 20 30 50% से बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चे, कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, सही है। अच्छा तुम बताओ ये 12 कौन कौन है भैया, चावल मछली तेल राइस फिश ऑयल, ठीक है ना। अब इनका खर्च बढ़ा 20, इनका बढ़ा 30, इनका बढ़ा 50, उसने क्या पूछा कि बताओ कुल एग्रीगेट फाइनल कितना बढ़ गया। अब हमें क्या पता, हम तो भूल गए, इसी तरीके से लगाएंगे लंबा जाएगा। एग्रीगेट कुल कितना बढ़ा, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक वैल्यू बताओ कि मिला के कुल फाइनल कितना बढ़ गया, एक वर्ड बता दो। तो जब भी कोई अलग अलग चीज अलग अलग फॉर्म में बढ़े घटे जो भी हो, उसको मिला के फाइनल एग्रीगेट कंप्लीट वैल्यू पूछेगा, एक समझना JSM बनने वाला है, समझिए। अब देखो किसको रेफरेंस लें, ये बताओ, ये 20 बढ़ा, ये 30 बढ़ा, ये 50 बढ़ा, लेकिन 20% तो सब बढ़ रहे हैं ना। कौन सी ऐसी जूनियर वैल्यू जो सब बढ़ रहे हैं बताओ, 20% तो सब बढ़ रहे हैं ना। चलो पहला तरीका, 20% तो सब बढ़ रहे हैं, तो हमने 20 तो मान लिया, तो हमने कहा भाई देखो मैंने 20% मान लिया ना, अब सबको 20 होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सबको क्या होना पड़ेगा 20, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो आप 20 माने हो, आपकी मानी हुई वैल्यू से हम 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। कितने लोग, 17 लोग, एक दो लोग नहीं 17 लोग। तो हमने कहा भैया कितने ज़्यादा हो गए, 170, इस सब ने 10% ज़्यादा होंगे। देखो हम लोग कभी कभी यही समझने में गलती कर देते हैं, जैसे मैंने कहा हमने 10 वस्तु बेच के 10% प्रॉफिट लिया, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, हमने प्रत्येक पे 10% प्रॉफिट लिया, ठीक है ना। 10 वस्तु बेच के 10% प्रॉफिट लिया, इसका मतलब प्रत्येक पर 10 लिया है, वरना अगर 10 पे पूरा 10 है तो रिजल्टेंट पे 1% जाएगा, तो सब पे तो एक पार्टनर पड़ जाएगा तुमको, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 10 थोड़ी होगा, हमारा प्रॉफिट तो 1% होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, या ऐसे समझो जैसे मैंने कहा, अब ये बात कम समझ में आती है, लेकिन एक बात बोलूंगा वो बात सबको समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा मान लो कि कोई कोचिंग संस्थान है और हम उसके मालिक हैं और हमारे यहाँ सब कर रहे हैं, तो हमने बोला आप सभी से कि मैंने अपने यहाँ ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरी 10% बढ़ा दी। अब आप क्या समझ रहे हैं, किसी एक की बढ़ाई है, हमने कहा मैंने अपने ऑफिस कर्मचारियों की सैलरी 10% बढ़ा दी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अपने ऑफिस कर्मचारियों की सैलरी 10% बढ़ा दी, इसका मतलब सबका बढ़ाया ना भाई। तो वहाँ जहाँ सैलरी बढ़ने की बात आ रही है वहाँ तुरंत समझ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 10 वस्तु को बेच के 10% वृद्धि दिखाना है, एक है बात समझ आ रहा है ना। अब मैंने अपने कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को, या अपने कक्षा में बैठे विद्यार्थी अगर हमारे ऑफिस कर्मचारी हैं, तो हमने कहा हमने अपने इन ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरी 50% से बढ़ा दिया। इसका मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब सबका 50% बढ़ा, समझ समझे। तो मेरे हीरो इसने कहा कि ये 10% बढ़ा, इसका मतलब 10% कितने लोग बढ़े हैं, 17 लोग बढ़े हैं, 170, ठीक है ना। अब देखो ये कितने बढ़े हैं, 30 13 लोग, तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं बच्चा, इनसे मैंने ले लिया, इसको ले लिया ना। अब सबके पास कितना है, अब सबके पास तो 20 है, एक्स्ट्रा वाला मैंने ले लिया, लेकिन जैसे हम ले लिए थे तो आपस में बांटे थे ना, तो लेके घर जाना आपस में बांटना है, कैसे बांटेंगे, इन सब में बांटेंगे। तो 17 और 13 30 40 तो 40 को बांटेंगे। अब देखो ये 20% प्लस ये 3 और 1 4 और 1 500 60% बटे 14 दिया और 14 चौका 40 बटे आएगा। अब 13 दिया 39, 13 सही 1 बटा 3% आएगा, 40 बटे 3 लिखेंगे ना, तो 20 10 30 3 33 सही 1 बटा, कौन आंसर सही है, सॉल्व कर लेंगे ना आसानी से। कोई दिक्कत हो गया नहीं, छापना मतलब अगर अभी छापे तो मामला बढ़ जाएगा। देखो
अच्छा अभी मैंने किसको रेफरेंस लिया था? 20 को नहीं, जूनियर वैल्यू को। जूनियर वैल्यू कौन है? 20, ठीक है ना? लेकिन ध्यान से सुनना बच्चे, हम किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो जूनियर को लेंगे, हम मॉडरेट वैल्यू को भी रेफरेंस ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू को भी रेफरेंस ले सकते हैं, किसी को रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ, रूल्स हम पढ़ रहे हैं जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, जेएसएम, तो जूनियर को ले लिया, लेकिन ध्यान रखें इस जेएसएम की जगह पे आप और भी समझ लो अच्छे से। देखो जूनियर को लिया तो क्या बोला? जेएसएम। मॉडरेट वैल्यू को लिया तो मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड। अगर हम सीनियर वैल्यू को लिया तो सीनियर सेटिस्फैक्शन, कभी कभी एसएसएम बोलते हैं, एसएसएम मतलब सीनियर सेटिस्फैक्शन, कभी इसी को हम बोलते हैं ऐसे भी S2 मेथड, या कभी इसको ऐसे भी बोलते हुए सुन लोगे एस स्क्वायर मेथड। तमाम लोग तमाम प्रकार से लिख देते हैं इसको, फिर बोलेंगे हैं हम तो एसएसएम मेथड पढ़ा दिया, एस स्क्वायर मेथड कहां से आ गया? तो टेक्निकल तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे कहते हैं ना लोग थोड़ा सा, जैसे आप सो उठ के नहा के रेडी होकर तेल लगा चले आए होंगे, मुंह में चिपक होंगे, कुछ लोग तेल लगाए होंगे, क्रीम लगाए होंगे, थोड़ा पाउडर लगाए होंगे, थोड़ा काजल लगाए होंगे, लगाने ना समझ रहे? तो है तो वही चीज ना, कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ रूप बदल रहा है। समझ रहे? समझ रहे? ठीक है ना? तो बच्चे आप रेफरेंस किसी को भी ले सकते हैं। अब आओ तुमको हम दिखाते हैं, हम रेफरेंसेस किसको ले लेते हैं? बीच वाली वैल्यू को, यानी 30%। हम किसको ले लेते हैं? 30%, सही है ना? 30% को। अब 30% को हमने रेफरेंस ले लिया, ये बताओ 30% से ये कितना कम है? 10, कितने लोग? इसका मतलब 120% की कमी होगी, जबकि प्रश्न क्या है? ना कोई कम रहेगा ना कोई ज्यादा, सब बराबर होना चाहिए। आगे आओ, ये कितना अधिक है? 20, 13 लोग, 200। अब तुम खुद बताओ बच्चे, एक को 120% चाहिए और एक को 260 ज्यादा है। हमने कहा भैया पहले 120 को दे दो, इसने 120 दे दिया, देने के बाद भी इसके पास कितना ज्यादा है? इसने 120 दे दिया, उसके बाद भी उसके पास कितना ज्यादा है? 140 अभी भी ज्यादा है। तुमने कहा अभी तो ज्यादा है, ये सब में क्या करो? बांट दो। तो कितने लोगों में बांटेंगे? 42। तीनों लोगों में नहीं, 42 लोगों में, तीनों को मिला के 42 यूनिट हो रहा है। अब देखो 14 कम 14 10, 14 यहाँ 3 सही 1 बटा, अब पाओगे 33 पॉइंट। अब तुम बताओ कैलकुलेशन इसमें आसान दिखा था कि इसमें? हमने कहा इसमें, आप कह रहे हैं इसमें। अरे आप आराम से बताओ कि वे 2 में, जब बदमाश आदमी हो, इसमें आसान था कि इसमें? किसमें? वे 2 में, इसमें आसान था। समझ रहे कि नहीं? क्यों आसान था बच्चे? इसलिए आसान था कि जिसको तुमने रेफरेंस लिया ना उससे कुछ कम थे, जिसको रेफरेंस लिया ना उससे कुछ अधिक थे, तो अधिक वाले ने कम वाले को देके सपोर्ट कर दिया और नंबर भी छोटा बना दिया। कैलकुलेशन वेरी इजियर। ध्यान रखें, भले हम जेएसएम पढ़ने की कोशिश किए, लेकिन हमको जो एमएसएम दिखाई पड़ रहा है वो ज्यादा इजी है। तो हमेशा हम किसको रेफरेंस मानेंगे? मॉडरेट वैल्यू को। मानने को तो तुम जूनियर वैल्यू को भी मान सकते हो, लेकिन मॉडरेट मानने को तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समझ में बात ना? अब तुम नोट करो, अच्छा तुम सीनियर वैल्यू को भी मान सकते हो, मैं मान नहीं रहा हूं। सीनियर मानेगा ये भी कम, ये भी कम, सब कम, तो पूरे में से कम ही करना पड़ेगा, बस यही है। लेकिन मॉडरेट सबसे बेहतर है, जूनियर मत मानना, इजीली कैलकुलेशन दे देगा मॉडरेट मेथड। वो मैडम जी कहां चली गई जो एक दिन प्रयास करी थी कराने का? 60%। अब देखो इसका क्या बोल रहा है, एक टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 80। राहुल ने 70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मतलब रिजल्ट दे रहा है कि राहुल ने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? 70। इसका मतलब इनका जो रिजल्ट है वो 70% है। पहले के 60 प्रश्नों में, मतलब 80 में से पहले के 60 प्रश्नों में 60% प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे, 60% प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो बताइए आखिरी के 20 प्रश्नों में, आखिरी के 20 प्रश्नों में कितने परसेंट उत्तर सही रहे? कितने परसेंट उत्तर सही रहे? कितने परसेंट उत्तर सही रहे? कितने परसेंट प्रश्नों के उत्तर सही रहे? ये पूछ रहा है, आखिरी के कितने परसेंट प्रश्नों के सही उत्तर रहे? ठीक है ना? ये वाला पार्ट बोलो, क्लियर है? ताकि रिजल्ट कितना हो जाए उसका? 70%। तरह से कट कर लो, 20 से कम 20, 20 नहीं 60, ठीक है ना? 3 रेशियो 1 ही 70% हो गया। अब फाइनल रिजल्ट 70% है, जब फाइनल रिजल्ट 70% है, जब फाइनल रिजल्ट 70% है, इसका मतलब क्या हुआ? सब 70 होंगे। समझ रहे ना? एग्रीगेट वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जो सबके पास होती है। तो अगर ये 70 बोला इसका मतलब सबको 70 होना है, भैया ये तो 60 ही रह गए। ये तो पहला पेपर में कितना रह गए? 60% रह गए, जबकि इनको होना क्या था? रिजल्ट 70% का मतलब पहले पेपर में 70 और दूसरे पेपर में भी 70 होना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे 60% रह गए। तो अगले में क्या किया जाए? अब इसमें क्या किया जाए? तो जब अगला पेपर आया तो अब विद्यार्थी को ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजल्ट तो 70% लाना है, और 70% रिजल्ट तभी माना जाएगा जब इसमें भी 70 होंगे आप, इसमें भी 70 होंगे आप। लेकिन ये तो गड़बड़ा गया पेपर, इसमें तो 60% लाए, तो जो ये कमियां रह गई उसको कहाँ पूरा करेंगे आप? किसी पेपर में करना चाहेंगे? तो इस पेपर में 70% तो आपको लाना ही है, बट इसमें भी 70 चाहिए था लेकिन आप पीछे रह गए, तो ये कमी यही पूरा करेंगे। तो एम से कितना पीछे रह गए? 10 पीछे रह गए। 10 कितने लोग पीछे रह गए? इसका मतलब 30 की कमी रह गई यहाँ पे, और वो 30 की कमी कहाँ पूरा करना है? यहाँ पे करना है। तो वो 30 की कमी यहाँ पूरा करना है, और ये 30 की कमी पूरा करने के लिए कितने लोग हैं? इसका मतलब पूरा ही नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 लोग होते तो 2 भाग देते, एक आदमी पता करता, ठीक है ना? अकेला है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सेकंड पेपर उसे क्या करना पड़ेगा? सेकंड पेपर में उसे 100% प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट 70% बन सकता है, वरना नहीं बन पाएगा। तो अगर पूछे कि दूसरे सेट में कितने परसेंट प्रश्नों के उत्तर सही करे? 100% सही करेगा। कितने प्रश्न सही करे? 20% प्रश्न सही करेगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? डाउट समझ आया क्या? नहीं है ना? अच्छा सुनो, जैसे आप हाई स्कूल पेपर देते हो, हाई स्कूल पेपर में कितने विषय होते हैं? 6। हर विषय का पूर्णांक 100 था। आप किसी में 50 नंबर पाए होंगे, किसी सब्जेक्ट में 80 नंबर पाए होंगे, किसी में 84 होगा, किसी में 76 नंबर पाए, किसी में हो सकता है 94 नंबर भी पाए हों। लेकिन जब आपका परसेंटेज मार्क्स आता है तो क्या करते हैं? सारे नंबरों को जोड़ते हैं और 6 का भाग दे दिए, जो आया वो परसेंट मान लिया। अच्छा बताओ, सारे नंबरों को जोड़ के 6 का भाग देने का क्या मतलब है? कि सारे नंबरों को जोड़ के 6 का भाग मतलब उनको 6 बराबर भागों में हमने बांट दिया, सारे नंबर्स को 6 बराबर बराबर बांट दिया, जो आया वही परसेंट हो गया, ठीक है ना? क्या आप सभी में बराबर बराबर मार्क्स पाए थे? लेकिन परसेंटेज मार्क्स आपका बराबर बराबर आया। समझे ना? इसका मतलब एक पेपर में खराब, अगले में अच्छा, तो वो मेकअप बना लिया पूरा, आपका परसेंटेज मार्क्स बढ़ा दिया। यही है जैसे
अनबैलेंस चीजों को फाइनलाइज करके एग्रीगेट राइट आंसर आपको देगा कि आपका रिजल्ट कितना है। ठीक है ना? चलो खैर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल और है जो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। अभी तक तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होंगे आप, लेकिन थोड़ा बहुत जो अगर मन में कोई ऐसा क्वेरी भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पहले नोट कर लो इसको भाई। यहाँ 3 प्रश्न है, एक क्लियर कर देगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एक पूल पार्टी में 210 जोड़ों को बुलाएगा। जोड़े समझते हैं? हाँ, इसमें तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा, इसमें तो आप बहुत आगे तक समझते होंगे। एक पूल पार्टी में 210 जोड़े बुलाए गए। 210 जोड़े बुलाए गए का मतलब 210 बॉयज और 210 गर्ल्स। 210 जोड़ा मतलब 210 बॉयज और 210 गर्ल्स। इसका मतलब इनके बीच रेशियो क्या आएगा? 1:1। देखो बच्चे क्या है, अगर पूल पार्टी समझते हैं ना, पूल पार्टी तो किसी हाईटेक लेवल की पार्टी होती है। इसमें लोग थोड़ा सा ज्यादा मस्ती करते हैं। ठीक है ना? मतलब स्विमिंग पार्टी में स्विमिंग होगा, आप तैर भी रहे हैं, आप कुछ खा भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखते हो जैसे आप लोग कभी कभी वाटरफॉल जाते हैं ना, नहाने मस्ती करने, वैसे ही है आपका ये कौन पूल पार्टी। थोड़ा बड़े लेवल की है, थोड़े अच्छे शहरों में अच्छे लोगों के बीच में होता है। हम लोग के आपके गाँव में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ गाँव में वो गाड़ी वाली पार्टी होती है, थोड़ा गड्ढा मिल गया, पानी भर के उसमें कूद रहे हैं, ये सबसे बड़े लेवल की पार्टी होती है। अभी होली आ रहा है ना, होगा इसमें। देखो अगर 70 पूल पार्टी ध्यान देना चालू हो गई है, अगर 74.5% लड़के शराब का सेवन करते हैं। कितने लड़के हैं जो शराब का सेवन करते हैं? 74.5% बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक चैंपियन। 74.5% बॉयज शराब का सेवन करते हैं। तो बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां शराब का सेवन करती होंगी? आज पोल खुलेगा भैया, बहुत दिन से आप लोग बचे हुए थे। बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां शराब का सेवन करती होंगी? अगर 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते, मतलब पूरे पार्टी में 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते, इसका मतलब बच्चे पूरे पार्टी में कितने परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं? पूरे पार्टी में कितने परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं? 80% लोग। पूरे पार्टी में 80% लोग शराब का सेवन करते हैं। इसका मतलब कि पूरे पार्टी में कितने परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं? 80% लोग। अच्छा बताओ, पूरे पार्टी में 80% लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसा कब माना जाएगा? ऐसा तब माना जाएगा जब 80% बॉयज भी हो और 80% गर्ल्स भी हो, तभी तो 80% माना जाएगा। अब बॉयज का भी कोटा कितना था? 80%। गर्ल्स का भी कोटा है 80% एल्कोहलिक होने का, लेकिन बॉयज तो 74.5% लोग ही एल्कोहलिक हो पाए, मतलब इतने में ही हम बोल गए। जबकि टारगेट कितना था? 80 का। लेकिन लड़के जो है 74.5% एल्कोहलिक होते होते खत्म। अब बारी आई लड़कियां की। लड़कियों ने कहा पहले हमारे कोटा का हिस्सा लगाओ, 80% हमको होना है, पहले 80% एल्कोहलिक होने दो हमको। 80% लड़कियां हो गई। उसके बाद लड़कियों ने कहा कुछ एक आध पैक और बचाए तो पता चला कि बॉयज आपके साथ ही आए हुए थे, ये तो 80% हो ही नहीं पाए, ये तो 5.5% कम रह गए। लड़कियों ने कहा हमारे साथ आए हैं, इतने तो वाली बात है, लगाओ एक पैक और। तो कितने कम रह गए? ये 5.5% ज्यादा एल्कोहलिक होना पड़ेगा लड़कियों को, ताकि इनकी कमियां ये नहीं कर पाए तो हम कर दें, हमारे साथ ही तो आए। तो भैया गर्ल्स कितने इंटरेस्टेड हैं? 85.5% गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक चैंपियन। आइंदा आप लोग कहिएगा मत कि हम ये सब काम नहीं करते। हाँ, आइंदा कभी पार्टी हुई तो हम ध्यान रखेंगे सब चीजों का, ठीक है ना? हाँ। कर लेंगे, बताओ। कौन से? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। बच्चे इनके अधिकतम अंक कितने कितने हैं? इनके मैक्सिमम अंक 180, 150, 120 और 75, जिनमें से एक छात्र क्रमशः 69%, एक 71%, एक 71%, एक 74% और एक 71%। ठीक है, ठीक है ना? 15 नहीं, हाँ 15 का 12 बार जाएगा, 120, 15 था हमें 150, 15 अठे 120, 15 बचे, कट कर दिया मैंने, सब सिंपलीफाई हो गया। अब आपको बताना है कि एग्रीगेट कितना होगा। अगर बेसिक करेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन। हमने क्या बोला था, किसको मानो रेफरेंस? 71 को नहीं, मॉडरेट वैल्यू को। मॉडरेट कौन है? 71। हमने मान लिया कि कुल रिजल्ट कितना हो गया मेरा? 71 हो गया। अब कुल रिजल्ट 71 हो गया का मतलब क्या है कि सबको 71 होना चाहिए। अब तुम खुद बताओ ये कितना कम है? 2 कम है। अगर ये 2 कम है तो कितने लोग? 12, 24% कमी हो गई। ये कितना अधिक है? कितने लोग? 8 लोग, 24% अधिकता हो गई। और ये तो 71 ही है, 24 अधिक 24 कम। ठीक है, एक लाइन भी सोल्यूशन नहीं जा पाया। हेल्प ऑफ द जेएसएम या एमएसएम, ये बेसिक करते वरना भर देते आप। इसलिए जेएसएम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसका इस्तेमाल यही नहीं हर जगह होगा। तो मैडम को समझ आ रहा है आपको देवी? अब समझ थोड़ा बहुत आ रहा है? घर जाके थोड़ा रिवाइज कर लोगे ना। और सुना, घर जाके तुम क्या करो, हमने सबको एमएसएम बता दिया, तुम घर जाके सबको जेएसएम चला के दो। तुम घर जाके सबसे सबको सीनियर वैल्यू चला के दो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आंसर भी वही आना है, नोट कर लो। इंग्लिश वाले तो सही है, ठीक है। चलो इसमें 2-3 सवाल और हैं करने को, तो आप लोग ट्राई भी करिएगा, ठीक है ना? गेट बंद करो। कहाँ तक पहुँच गए बच्चे? 100। ये हो गया था ना?
यहाँ से करना है ना। अच्छा, हम लोग कल सीख रहे थे बच्चे जेएसएम, ठीक है ना। जेएसएम में मैंने क्या सिखाया था आपको? जेएसएम में मैंने सिखाया था कि कोई भी चीज़ अगर अलग अलग बढ़ रही है या घट रही है तो कंपाइल करके अगर आपको हमारी अब ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर कंपाइल करके तुमसे एग्रीगेट फाइनल वैल्यू पूछ रही है तो बच्चे वहाँ पे क्या लगाते हैं? जेएसएम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने सवाल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो इज 3:2। अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हैं, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो 20% ये पाते हैं, 25% ये पाते हैं, तो कितने नहीं पाते हैं? तो पहले ये निकालो बच्चे की कुल कितने पाते हैं, ये बताओ। 20 और 25, तो इसका मतलब कि 20% तो वो लोग हैं जो पाते ही पाते हैं, प्लस कितने अधिक हैं? 5, 2, 10%, कितने बढ़ेगा? 5 लोग, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 22%। तो 100% माइनस 22%, 78%, 78%, 78%, ठीक है, 78%। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? 78%। आज ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल रहेगा हमको लगता है पूरे दिन, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग में 2 जगह से ब्रेक हो गया, तीसरी जगह यहाँ से निकल पाया। वो जो यूनिवर्सिटी, वो सुनील चाट देख रहे हैं, सुनील चाट वाले देख रहे हैं, ये कोई हालैंड हॉस्टल जो नंबर सिस्टम में इस तरह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पढ़ो। हाँ नहीं कर सकते हो। अनुपात 9:8 है, जिनकी जनसंख्या का अनुपात 9:8 है। वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित नहीं समझता? शिक्षित है, अरे यार शिक्षित अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहे हैं तो। हमारी क्लास में एक लड़का है जो 6 को सिस बोलता है। 6 को क्या बोलता है? सिस। और 66 को सिस। शिक्षित को शिक्षित। मेरे को अच्छा लगता है शिक्षित, इसलिए हम भी शिक्षित बोलने लगे। 80% लोग क्या है? शिक्षित है। वर्ग बी में 40% लोग अशिक्षित हैं, लेकिन हमको तो शिक्षित से मतलब है, तो कितने लोग रहेंगे? 60%। एंड वर्ग सी में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं भाई? 100% लोग हैं। तो बताओ कॉलोनी में कुल कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? तो हमको भैया कंप्लीट बताना है, इसलिए हमने सारा का सारा क्या लिया है? शिक्षित लिया है। अब किसको रेफरेंस लें बताओ? 80, मॉडरेट लेना है, छोटा बड़ा नहीं। 80% सारे हैं, ये कितना कम है? 8। 160 की कमी है, ये कितना है? अधिक। 20% अधिक है और 3। 60% की इनको अधिकता है, ये 100, 160 कम है। तो हमने कहा इनको तो 160 चाहिए, तुम 60 ज़्यादा लिए हो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा ज़्यादा, कम से कम जितना ज़्यादा हो उतना ही दे दो, समझ रहे ना। तो ये 60 इसको दे दिया, तो 80% के बाद 60 दे दिया, तो अभी भी 100% की कमी तो है। 60 तो मिल गया, लेकिन 100% अभी भी कम है। अब इस 100% की पूर्ति कैसे होगी? हाँ, इन सभी में बांट दो, तो यहाँ पे जाएगा 17, 3, 20, 20 बंदे, तो सब में कितने की कमी होगी? 5। 80 में 5 की कमी, समझ है ना। तो अब बताओ थोड़ा आपको जैसे समझ में आया कैसे करना है? हाँ जी। तो जहाँ भी ऐसे अनबैलेंस हो और फाइनल वैल्यू पूछे वहाँ तुम जैसे लगाओ, ठीक है। तो किसने कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? 70% लोग शिक्षित हैं। कर्मचारी हैं जिसमें 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, कुल 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते। अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या 170 अधिक है महिला कर्मचारी से, पुरुष कर्मचारी 170 अधिक है महिला से, और कुल कर्मचारी कितने हैं? याद करें कि कितने प्रतिशत महिलाएं कंप्यूटर जानती हैं। तो पहले पुरुष महिला की संख्या निकालो यार। 17 बचे। अगर कुल संख्या 5 है तो उसमें महिला एक अधिक है किससे? सॉरी, पुरुष एक अधिक है किससे? महिला से। एक काम करो, पुरुष को एक अधिक कर दो, इसको मत दो। फिर 5 को ऐसा बांटना है कि पुरुष एक ज़्यादा रहे महिला से, तो हमने पुरुष को 1 दे दिया, महिला को 0, एक ज़्यादा हो गया। अरे भाई अगर हमारे बीच 5 टॉफी बांटनी है, मैडम कहीं कि हमको एक टॉफी नहीं मिलेगा तभी हम लेट जाएंगे जमीन। हमने कहा मैडम को एक टॉफी एक्स्ट्रा चाहिए। बचपन में लोग क्या करते थे, नहीं मिला हमारे हिसाब से, तुम तुरंत अपना पोजीशन पकड़ लेते थे, और लोग को लगता था कि नहीं अगर लेट जाएगा तो कपड़ा गंदा जाएगा तो बच भी करेंगे, एक खाली टॉफी में एक्स्ट्रा मांगते भी करेंगे, लोग जिद में मांग लेते थे। तो मैडम हमको एक एक्स्ट्रा चाहिए, हमारे पास कितना टॉफी है? उन्होंने कहा हमको एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 5 में से एक टॉफी निकाला, इनको दे दिया, और मैं नहीं लिया। तो एक ज़्यादा हो गया ना, ये मेरे से ज़्यादा नहीं हो गए, हमको मिला ही नहीं, इनको एक मिल गया, एक ज़्यादा हो गया ना। अब कितना बचा मेरे पास? अब 4 को जब भी हम बांटेंगे तो बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि अगर अब हम इधर उधर कम ज़्यादा किए तो अंतर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हम बराबर बांटेंगे। इस 4 में से 2 हम ले लिए और 2 मैडम ले लिए, तो मैडम के पास हो गया 3, हमारे पास तो एक ज़्यादा हो गया। जो अंतर करना है वो मैंने पहले ही कर दिया, एक पुरुष ज़्यादा है महिला से, हमने 1 कर दिया, उसने कर दिया, दिया तो इसी में से 5 में से 1 क्या, कितना बचा? 4, 2 इसको दे दो, महिला 3, पुरुष 3, महिला 2, एक अंतर हो गया ना। हाँ, अब कह रहा है कि 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं। तो बताइए महिला कर्मचारी कितनी है जो कंप्यूटर जानती हैं? यदि जो कंप्यूटर जानती हैं, यदि 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते, और अगर 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इसका मतलब कुल कितने जानते हैं? 71% कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, और हमको मतलब किससे? उन्हीं से जो जानते हैं।
तो 71% कब माना जाता बच्चे? जब 71% पुरुष भी होता और 71% महिला भी होती। लेकिन यार पुरुष तो 69 ही है, तो महिला को तो 71 अपना होना ही पड़ेगा। प्लस ये कितना कम रह गया? 2 और 3 6%। इस कमी की पूर्ति कौन करेगा? महिला। महिला कितने मैडम सो रही है क्या? नहीं जग रही है। ये 2 लोग पूरा करेंगे, एक कितना पूरा करेगा? तो कितना हो जाएगा? 74 सही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई 71 सबको होना चाहिए, 71 होगा, ये कम है तो 3 6% की कमी है तो यही पूर्ति करेगा। अकेला होता तो 6% पूरा देता, लेकिन ये 6% की कमी कितने लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं? एक आदमी 3% करेगा। समय चला, हमारा वो समय खत्म हो गया ना, लिखना पड़ता है भाई। देखो ये सब बहुत जरूरी है, ये सब करना पड़ता है। अब भाई हमारा वो समय चला, हमारा वो समय खत्म हो गया ना, स्टूडेंट लाइफ जर्नी हमारी खत्म हो गई। अब हम एक सामाजिक जर्नी जी रहे हैं, तो वाइफ को भेजना पड़ता है। इसलिए मैंने कल भी पूछेंगे आपसे, पता करके रखना कल क्या है। मैं सोचा था कि लिस्ट डाउनलोड कर लूँ, लेकिन मैं फिर भूल गया। हाँ, जब तक सिस्टम चल रहा है सब प्रॉपर चलना चाहिए। देखो भैया ध्यान से समझना, टैक्स टैक्स किसे कहते हैं? देखो बाबू, कुल जो आय होता है उसमें से टैक्स, देखो गिर रहा है, गिरो मत। कुल इनकम में से टैक्स निकाल के जो बचता है बच्चा उसे बोलते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय। टोटल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं कुल आय। टोटल इनकम मतलब कुल आय माइनस टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर। नेट इनकम का मतलब होता है बच्चे शुद्ध आय, ठीक है ना? तो कुल आय जो आप कमाते हैं, टैक्स जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? इस बार के बजट में टैक्स में कितना फ्री मिल रहा है? 12 लाख तक टैक्स में क्या है? फ्री है। मतलब अगर आप साल भर की कमाई आपकी कितनी है? 12 लाख है तो आप टैक्स में नहीं आएंगे। लेकिन अपने यहाँ की जितनी फैकल्टी है सब टैक्स में आते हैं, कोई भी टैक्स फ्री नहीं है। तो 12 लाख आय टैक्स फ्री है। इसका मतलब अगर आप 12 लाख कमाते हैं साल भर में तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मानो आप 20 लाख कमाते हो तो स्लैब में आ जाओगे, फिर जो रेशियो है उस अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल कमाई का कुछ टैक्स दिया, उसके बाद जो बचा वही मेरे पॉकेट में आएगा। तो जो मेरे पॉकेट में आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? नेट इनकम, शुद्ध आय। मतलब वास्तव में हमारी शुद्ध आय तो यही है, बाकी कमाई तो कुछ और थी, गवर्नमेंट टैक्स लेके। तो ये हमारा बेसिक रिलेशन है। लेकिन बच्चे देखो, जैसे मानो 100 कमाई थी, 10 रुपया टैक्स हो गया, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? नेट इनकम टोटल इनकम से कितना कम होगा? उतना ही कम होगा जितना टैक्स ले लिया गया होगा, उतनी ही राशि कम होगी नेट इनकम जितना टैक्स। जितना टैक्स बढ़ता जाएगा उतना नेट इनकम क्या होगा? इसका मतलब हमको एक रिलेशन मिलेगा बच्चे कि टैक्स जो होता है और जो नेट इनकम होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ पा रहे हैं? टैक्स बढ़ेगा तो हमारा नेट इनकम क्या होगा? घटेगा। क्लियर है ना? टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा। लेकिन ध्यान दो, टैक्स जितना रुपया बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही रुपया कम होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, अगर टैक्स हम 20 रुपया कर देते तो ये 80 होता। तो ये शुद्ध टोटल इनकम से कितना कम है? 20, और टैक्स कितना है? 20। तो ये शुद्ध इनकम अपने टोटल इनकम से उतना ही कम होता है, उतनी एग्जैक्ट राशि कम होती है जितना टैक्स ले लिया गया। मतलब जरूर ये तो जरूर है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है, लेकिन जितना रुपया बढ़ता है ये उतना ही रुपया घटता है। मतलब दोनों में अमाउंट का परिवर्तन देखोगे तो बराबर है, परसेंटेज परिवर्तन देखोगे तो वो अलग अलग है। जैसे एक मैं टेबल बना रहा हूँ, टोटल इनकम, टैक्स रेट परसेंट, नेट इनकम। अगर ये 100 है और हमने टैक्स दिया 5%, ये कितना हो जाएगा? 95। अगर हमारा आय 100 है, हमने टैक्स दिया 10%, तो ये हो जाएगा 90। अगर हमारा ये 100 है, हमने 5% बढ़ा के 15, तो ये 85। अगर हमारा ये 100 ही है और हमने टैक्स 20%, तो ये हो जाएगा 80। डॉट डॉट एटसेट्रा चलता रहेगा इसे। अब आप यहाँ से थोड़ा गौर करिएगा कि आपका टैक्स रेट 5 यूनिट बढ़ा, लेकिन नेट इनकम 5 यूनिट क्या हो गया? तो अमाउंट वेरिएशन तो सेम है, परसेंटेज परिवर्तन सेम नहीं है। जैसे परसेंटेज में यहाँ कितना बढ़ा? 5%, लेकिन ये 5% घटा नहीं है, ये 5% से ज़्यादा घट गया है। बात समझ मेरी? ये यहाँ पे कितना बढ़ा, फिर 5, ये कितना घटा, ये कितना बढ़ा, फिर 5, ये कितना घटा, फिर 5। जिस अमाउंट्स में बढ़ेंगे इसी अमाउंट्स में घटेंगे, लेकिन ध्यान रखें प्रतिशत परिवर्तन आर डिफरेंट बट अमाउंट वेरिएशन आर इक्वल। समझ गया ना? तो इसलिए इनमें संबंध तो रेसिप्रोकल का होता है, एक बढ़ेगा तो घटेगा, लेकिन धन में अगर परिवर्तन देखें तो एक जितना बढ़ेगा अगला उतना रुपया कम होता है। ठीक है? तो ये तो एक बेसिक रिलेशन मैंने बताया, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक छोटा सा फार्मूला भी है, अगर टैक्स रेट परसेंट आप निकाल रहे हैं तो फार्मूला होता है नेट इनकम अपॉन नेट इनकम प्लस टैक्स इंटू 100। ठीक है ना? समझ गया? तो ये लॉजिक लिख लो, पहले सुनो, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, उसका जब ये लिखना तो बताना यहाँ पे एक लाइन लिखवाएंगे आपको, उसके बाद टेबल बनाना। ठीक है ना? वहाँ पहुँचने के बाद हमको बताना ही नहीं कि पूरा छाप दिए। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो टैक्स आता है वो टोटल इनकम के साथ टैक्स आता है। हो गया तो बताना कि आय कितने परसेंट से कम हो। यदि इनकम टैक्स की दर को 17% से बढ़ा दिया जाए और शुद्ध आय 3% से कम कर दिया जाए, तो कुछ मैंने एक बात लिखवाई भी आपको, अगर टैक्स रेट को 17% से बच्चे बढ़ाया गया तो शुद्ध आय कितने परसेंट से कम हुआ? 3% से कम हुआ। मतलब अगर आपका टैक्स रेट 17% बढ़ा है तो शुद्ध आय 3% से क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब अगर टैक्स रेट बढ़ा है तो शुद्ध आय क्या हुआ है? कम। समझ रहे ना? तो टैक्स रेट और नेट इनकम दोनों में क्या है? एक में वृद्धि तो एक में, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग होता है, अलग अलग है। एक बढ़ा तो एक घट भी रहा है, लेकिन मैंने लिखवाया धनराशि परिवर्तन क्या होगा? तो इसका जो चेंजिंग अमाउंट्स निकलेगा वो बराबर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनकम टैक्स की दर में 17% वृद्धि, तो बच्चे टैक्स को अगर तुम टैक्स ही मान लो, इसमें 17% क्या हो गया? वृद्धि। तो बढ़ने के बाद जो राशि आएगी
वो शुद्ध आय में 3% कमी, तो शुद्ध आय को नेट इनकम को नेट इनकम मान लो, इसमें 3% की कमी कर दो, तो ये राशि और ये राशि क्या होगी? ये तो सिखा रहा हूं तुमको, प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग, लेकिन अगर इसके अमाउंट्स निकाल लोगे ना तो ये बराबर बराबर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे ये भी मैंने आपको सिखाया। इसको 20 करो 80 होगा, इसको 30 करो 70 हो जाएगा। अगर ये 70 तो 100 से 30 कम हो गया, इसकी अमाउंट कितनी 30 है, तो अपोजिट रिलेशन है उल्टा रिलेशन। प्रतिशत परिवर्तन भी चेंज है लेकिन राशि परिवर्तन सेम चल रहा है। चलो परसेंटेज से बच्चे परसेंटेज खत्म, फिर यहाँ से टैक्स अपॉन क्या आ जाएगा नेट इनकम, टैक्स अपॉन नेट इनकम 3/70। अब तुम ये खुद बताओ, तुमको मैंने शुरू से सिखाया है टैक्स रेट परसेंट तो ऊपर क्या आएगा, टैक्स ही आएगा। ये परसेंटेज वैल्यू जिसकी होती है सामने वाली वैल्यू वही होती है, तो टैक्स रेट निकालना है तो सामने क्या आएगा, टैक्स आएगा। और टैक्स कितना है, टैक्स किस पे निकलता है, कुल आय पे। तो अगर मैं टैक्स और नेट इनकम जोड़ दूं तो कुल आय कितना होगा इनटू 100 20 पंजे 100 कितना आएगा। ये मैंने कंसेप्चुअली लगाया है 15, लेकिन हमारे पास फार्मूला भी था, बट फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना। फार्मूला लगाते तो फार्मूले से भी ज्यादा बच्चे टैक्स रेट परसेंट इक्वल टू क्या फार्मूला है, नेट इनकम अपॉन नेट इनकम प्लस टैक्स इनटू 100, सब परसेंटेज में है। तो टैक्स रेट परसेंट इक्वल टू आप खुद बताइए, नेट इनकम कितना है, ये 3 है और टैक्स कितना 17, तो 20 पंजे 100 5 नहीं आ गया कि नहीं। तो ये तो हमारा फार्मूला से भी आता, मतलब आप कह सकते हो ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, सही है। नोट कर लो। अगर तुम देखो, अच्छा सुनो जहाँ टैक्स का हेडिंग लगाओ ना, टैक्स हेडिंग लगाओ ना टाइप में वहीं बच्चे लिख लो ओनली फॉर मेंस, ये सिर्फ मेंस में आता है, प्री में कभी नहीं पूछा आज तक, 10 से 12 साल का रिकॉर्ड है, आज तक नहीं पूछा है, तो उम्मीद है बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन अगर भूले भटके पूछा तो ये ऐसे सवाल आएगा, शुरुआती दौर के सवाल, ठीक है ना। गलती से मान लो भाई हमारी नजरों का धोखा हो जाए, कभी पूछा ही हो या कभी पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछा, लेकिन अगर मान लो नहीं पूछा तो इसी तरह के सवाल पूछेगा इनिशियल स्टेज का, ठीक है ना। नोट करो, लेकिन लिखना जरूर ओनली फॉर मेंस, मेंस में ही आता रहा है, प्री में नहीं आता है। हाँ ये हो सकता है कि अब प्री मेंस सब जगह जीएस भी कर दिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अनबैलेंस किया है, तो हो सकता है भाई उसके पास पूछने के ऑप्शंस ना मिले तो आपसे प्री में भी पूछ ले, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो मेंस में ही पूछता आया अभी तक का, तो इसलिए हुआ है। तो टैक्स 17% बढ़ रहा है और ये नेट इनकम किसकी तरफ जाएगा, ये नेट इनकम 3 की तरफ जाएगा, तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 5% हमारा आंसर हो जाएगा। नेट इनकम प्लस टैक्स इनटू हमारा रेट परसेंट इज इक्वल टू नेट इनकम कितना है 19 अपॉन नेट इनकम 19 प्लस टैक्स 1 इंटू 100, 20 पंजे सॉरी ये 20 पंजे 100, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो सही है ना। इसकी आय एक व्यक्ति 20% इनकम टैक्स देता है, कोई व्यक्ति है वो 20% टैक्स दे रहा है, तो मानो बच्चे अगर उसकी आय 100 होगी तो अगर वो 20% टैक्स दे रहा है तो कितना टैक्स दे रहा है, 20 रुपये टैक्स दे रहा है। ये 20 रुपये क्या है उसका टैक्स। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, बच्चे उसकी आय क्या माने थे, इसकी आय 25% बढ़ जाए तो कितना हो गया, अपने मन से कुछ किया मैंने तो बोल रहा है 125, और टैक्स दर खुद का 140%, मतलब अब इस पर जो टैक्स लग रहा है वो खुद का 100, तो खुद का मतलब कितना टैक्स था, इसका 140%, 140/100 कितना आएगा 28%, तो 28% क्या जाएगा टैक्स, तो 28% निकालोगे तो 28/100, 25 100 का 100, 25 25 4 28 7 35, यहाँ आएगा 35। तो मैंने कैसे किया आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। 25 100 का 100, 25 25 125 4 28 7 35, 35 हमारा हो जाएगा टैक्स आज। तो बताइए टैक्स राशि में कितने प्रतिशत बढ़त हुई, जाहिर सी बात है टैक्स राशि पहले 20 थी, आज 35 हो गई, तो कितनी बढ़ी 15 बढ़ी, किससे 20 से बढ़ी पहले से 100, 20 पंजे 100 और 15 बचे 75, 20 पंजे 100 और 15 बचे 75, सही है क्लियर है भाई, नोट कर लो। 125 का 28%, एवं दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है। यदि किसी व्यक्ति की आय, पहले मैं बताता हूं उसके बाद आप लोग बताना। यदि किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपया से बढ़ जाए, तो मान लो भाई व्यक्ति की आय x थी और कितने से बढ़ गई बच्चे, x प्लस 6000, तो उसकी नई आय कितनी हो गई x प्लस 6000, और टैक्स रेट 18% से 15% हो जाए। टैक्स रेट पहले 18% था और आज कितना परसेंट हो गया, एवं दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है, इसका मतलब 75% यहाँ और 75% यहाँ, भाई 25% फ्री है तो पूरे आय के 75% पे लगेगा। तो ज्ञात करें व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या है, व्यक्ति की प्रारंभिक आय मतलब इसका मान, यदि दोनों स्थिति में प्राप्त टैक्स एक समान है, मतलब ये टैक्स एक समान है, इसका मतलब इनके बीच का अनुपात बराबर 1:1, सही है। जैसा कहा वैसा कर दिया मैंने, आओ सॉल्व कर लेते हैं। 75 खत्म, और ये 3 5 15 3 6, ये पूरा का पूरा 6x, बोलो सही है, 6x डायगोनल मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा 5x और 30,000, x बराबर आ गया आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिक तरीके से हमने बड़े आराम से निकाल लिया कितना 30,000। लेकिन बच्चे ध्यान देना, यहाँ एक लॉजिक भी काम कर रहा है। जब भी आपको बोले, कंडीशन ध्यान रखना, जब भी आपको बोले इफ टैक्स आर इक्वल, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोले इफ टैक्स आर इक्वल, अगर टैक्स बराबर है सारे, तो इनकम ये था, इनकम बढ़ा दिया तो I2 हो गया, पहले रेट क्या था R1 था, अब रेट क्या हो गया
R2% हो गया। अच्छा यहाँ कुछ टैक्स फ्री, वहाँ टैक्स फ्री, तो भी कट जाना है ना, बोले कोई मतलब ही नहीं है। और टैक्स क्या हो जाए फिर, तो तुम यहाँ से देख पाओगे कि ये तुम्हारा परसेंट से परसेंट खत्म, तो I1 R1 बराबर क्या आएगा I2 R2। इसका मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन, इसका मतलब इनकम का उल्टा रेट, और रेट का उल्टा कब, तब जब टैक्स बराबर है। तो रेट का उल्टा क्या होता है, इनकम, इनकम का उल्टा क्या होता है रेट। चलो पीछे वाले क्वेश्चन में टैक्स बराबर था, तो रेट हमारा क्या था, एक 18 और एक ये रेट था। तो अगर इसको हम कट पिट करें और ये इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनकम 5 से, बोलो सही है ना, कितना इनकम बढ़ा, गलत बात, 6000 बढ़ा था ना, 6000 बढ़ा, क्या पूछा है शुरुआती, बोलो आ गया प्रेम आंसर। मतलब टैक्स बराबर है तो इनकम का उल्टा रेट, रेट का उल्टा, बोलो मेरे भाई समझ में आएगा अच्छे से। और अगर इन जनरल बेसिक भी लगा देते तो बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ऐसे भी आसानी से लग जा रहा है कंसेप्चुअल बात। और थोड़ा और हम डेप्थ चले जाएं तो हमने देखा कि अगर टैक्स बराबर है तो इनकम का उल्टा रेट होता है, रेट का उल्टा इंपॉर्टेंट है बाबू, आता रहता है, टैक्स बराबर बोल दे तो ध्यान देना। टैक्स फ्री 70 लगा 70 4000, और टैक्स रेट 20% से, टैक्स रेट देखो 20% से 10%, एवं दोनों स्थिति में 25% आए टैक्स फ्री है। अब देखो 25% टैक्स फ्री है, इसका मतलब 75% यहाँ, 75% यहाँ पे टैक्स लगेगा। व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या है, दोनों स्थिति में टैक्स का अनुपात 2/3, यानी 2 रेशियो 3 है, ठीक है ना। 75 खत्म, 10 दूना, तो ऊपर 2x और 2 तियां 6x इज इक्वल टू इधर 2x प्लस 8000, इधर ले जाओ 4x इज इक्वल टू 8000, x बराबर 2000, x बराबर 2000, x बराबर 2000, x की वैल्यू कितनी रहेगी 2000, x की वैल्यू 2000, ठीक है ना। अब देखो किसकी किसकी बात हो रही है, 2017 की, 2018 की और 2019 की, ठीक है। 17 और 18 के अंत में आए 25 और 20 बढ़ा, 17 के अंत में कितना बढ़ा 25 मतलब 4 से, और 18 के अंत में कितना बढ़ा 20 मतलब 5 से, संयोग से 5 ही नहीं होता तो ए बी बी सी बी को बराबर कर दे, ये क्या है इनकम। और 17 18 19 में टैक्स क्या है 17%, 20%, 22%, और इन तीनों सालों में मिला के कुल टैक्स कितना है 6000। तो पहले हम निकालने की एग्रीगेट कुल टैक्स कितना है, जैसे लगा देंगे अभी भाई 17 12 22 20, तो कुल एग्रीगेट 3 साल में टैक्स कितना है जैसे निकल जाएगा, और कुल टैक्स को बराबर कितना कर देंगे 6000 के। तो कह रहा है कि 17 में राहुल क्या है, ठीक है निकालो, और टैक्स निकालते हैं कुल 3 सालों में कितना टैक्स दिया राहुल, तो रेट क्या मान लें 20, 20 से कितना कम 12% की कमी, कितना अधिक 12% की अधिकता, लो खत्म 20% आ गया टैक्स। 3 साल में कितना टैक्स है 20% है 3 साल में टैक्स, और 20% टैक्स मतलब 1/5 कितना टैक्स, एक की वैल्यू 6000, तो ये कितना जाएगा 6000, तो कुल आय कितना जाएगा 6000, तो कितना जाएगा, तो कुल आय हो गया 30,000, टोटल इनकम 30,000, जबकि हमसे किसकी आय पूछा है 17 की। अब ध्यान देना 6 5 15 हो जाएगी, 15 की वैल्यू 15 दूना 2000 का, तो 17 की आय 4 दूना, आसानी से निकल जाएगी, मतलब समझ में आया मेरी बात। 25 के अंदर में 25% बढ़ा, 17 के अंदर में 4 से 5, 18 के अंदर में 20% बढ़ा 5 से, ये इनकम हो गया। यहाँ 17 यहाँ 20 यहाँ 22, तो एग्रीगेट 3 साल का कुल हमने रेट निकाला कितना आ गया, टैक्स रेट, जबकि टैक्स कितना है 6000, तो 20% टैक्स 1/5 में टैक्स 1 है, कब तक हमारा नेट इनकम कितना है, कुल कमाई कितना है 5, तो ये 1 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू 30 है। अब 30 क्या है, इन तीनों साल की आय है, तीनों साल की कुल आय कितनी है 15, 15 की वैल्यू 30 कितना हो जाएगा 2000, अगर ये 2000 गुना गया है तो भैया 4 गुना 8000, बात बराबर है, क्लियर है ना। टैक्स का बढ़िया सवाल था, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे फिर इसके 10 आगे, समझ गए बात, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। ये कर लिया था, चलो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन करें कि राहुल को, बात नहीं, राहुल को प्रतिमाह 1200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त किया गया, राहुल को प्रतिमाह 1200 रुपए के मूल वेतन पर नियुक्त किया जाता है, 10,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर, 10,000 रुपए के ऊपर की प्रत्येक बिक्री पर उसे उसके मूल वेतन का 50% और उसके बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाता है। यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 पर लागू नहीं होती है। यदि वो 7600 रुपया प्रतिमाह कमाना चाहता है, यदि वो 7600 रुपया प्रतिमाह कमाना चाहता है तो बताइए उसके लिए बिक्री का मूल्य कितना होगा। देखो वो 1200 रुपया तो उसको उसकी सैलरी ही मिलनी है, और वो कमाना कितना चाहता है, कमाना चाहता है 7600, सैलरी तो 1200 है, तो 1200 तो अपनी सैलरी ही पाएगा, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, वो 6400 रुपया एक्स्ट्रा कमाना चाहता है। अच्छा एक्स्ट्रा कमाने का शर्त क्या है, पता है एक्स्ट्रा कमाने का शर्त क्या है, उसको प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसको उसकी सैलरी का 50% और सेल्स का 10% इनाम के रूप में इंसेंटिव है, प्रोत्साहन योजना है, ठीक है ना। लेकिन ये योजना पहले 10,000 की बिक्री पर लागू नहीं होगी, मतलब पहला 10,000 पाओगे ना उसके नहीं होगा, तो उसके आगे 10,000 पाओगे उस पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 10,000 रुपए का सेल करता है तो उसको उसके सैलरी का 50% मतलब 1200 का 50% मतलब 600 प्लस सेल्स का 10%, सेल्स कितना है 10,000, इसका 10% 1,000। इसका मतलब ये है कि ये प्रत्येक 10,000 के सेल्स पे कितना पाएगा, ये प्रत्येक 10,000 के सेल्स पे 1600 रुपए कमा लेगा। इसे कमाना कितना है 16 चौका 400 गुना नहीं 4 गुना 16 चौका 64 4 गुना, इसको भी 4 गुना कर दो 40,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए की बिक्री करवाएगा तो अपना एक्स्ट्रा जो 6400 रुपए की कमाई करना चाहता था वो कर लेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 40,000 नहीं होगा,
40 के बेच के तो पाएगा, लेकिन इस पर तब ना मिलेगा जब तुम पहले 10,000 की बिक्री करा चुके होगे, उसके बाद में मिलेगा। तो टोटल सेल्स कितना करना पड़ेगा? 50 के। लोग जल्दीबाजी में 40 का आंसर मार देंगे। कहाँ दिक्कत हो रही है? बताइए। उसको ये बोला गया कि तुमको प्रत्येक 10,000 रुपए के सेल्स पर, मतलब तुम्हारे थ्रू जो भी बिक्री होगा, तो तुम्हारे प्रत्येक 10,000 रुपए के सेल्स पर तुमको तुम्हारी सैलरी का 50% और जो तुम 10,000 की बिक्री का आए हो उसका 10% इनाम दिया जाएगा। तो अगर वो 10,000 बिकवाता है, सैलरी थी 1200, 50% मतलब 600, और जो सेल्स था 10,000 उसका 10% मतलब 1,000, 1,600 रुपया तुमको प्रत्येक 10,000 पे मिलेगा। कमाना था 7600 रुपया, 7600 को हमने घटा दिया 1200 से, कितना एक्स्ट्रा कमाना है? 6400। तो 6400 कमाना है, 1600 मिल रहा है, तो 1600 का 4 गुना जाएगा, 1600 का 6400, तो 4 गुना उधर भी चला गया 40,000। 40,000 की बिक्री पर उसे 6400 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में शर्त है कि ये जो प्रोत्साहन योजना आपको प्रोवाइड हो रही है, जो उसका आप लाभ उठा रहे हो, वो पहले 10,000 की बिक्री पर लागू नहीं होता। इसका मतलब कि पहला 10,000 आपने बिकवाया होगा उस पर लागू नहीं है, उसके बाद के 40,000 पे लागू है वो। तो कुल कितना सेल्स है? आपने 50 करना पड़ेगा, लेकिन 40,000 तो कराना है जिस पर आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलेगा तभी जब आप 10,000 का पहले कंडीशन फुलफिल कर देंगे, क्योंकि पहले 10,000 तो मिलेगा नहीं। तो आपने 50,000 बिकवाया होगा ना, जिसमें पहले 10,000 मिला ही नहीं होगा और बाकी 40,000 मिला होगा। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? पीछे गिरो, समझे ना? हाँ। अब आपका टाइप कमीशन का समाप्त होता है। अब आपका नया टाइप आता है टैक्स वाला। अभी आता है आपका कमीशन। नोट करो, बेस्ड ऑन कमीशन। क्या गर्मी लग रहा है? तेज कर दे, ऑफ करना है, कर लो। ठंडा लगेगा तुम लोगों को? हाँ जी, लिखिए कमीशन। अच्छा, पता चल कमीशन किसके बिहाफ पे मिलता है, किसके रिस्पेक्ट में कमीशन मिलता है। कमीशन जो भी हम दे रहे होते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में दे रहे होते हैं, पता चल रहा है? नहीं, कमाई नहीं, प्रॉफिट भी नहीं। कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य पे होता है, जिसको हम कहते हैं एसपी। हमेशा कमीशन सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। जैसे मानो कि तुम कोई कार्य से, मान लो, नाम सुना है उसका, मीडिएटर का नाम सुना है? इसको हम लोग हिंदी भाषा में दलाल बोलते हैं, लेकिन मीडिएटर नाम लिए ऐसा शब्द है जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, दलाल को ना अच्छा लग रहा है। तो मीडिएटर एक वर्ड है जिसको आप देखते हैं, आप इलाहाबाद में देखते हैं रूम वगैरह दिलवाते हैं, तो उस पर अपना कमीशन लगा देते हैं। तो मीडिएटर का काम होता है कि अगर कोई टास्क हुआ तो उस पर अपना कमीशन लेंगे। जैसे मालिक से बोलेंगे, भैया मालिक बोलेगा हमारे कमरा खाली है, उसको दिलवा दीजिए। बोलेगा सर कितने का चाहते हैं? बोले यार पिछला वाला आदमी रहता था 12,000 रुपये रहता, 12,000 मिल जाएगा तभी, या 10 मिल जाएगा तभी, 10 से नीचे नहीं। ठीक, उसने कहा अगर मैं 12 का पटवा कमरा, सॉरी, तो आप समय क्या देंगे सर? तो बोला 12 पटवा तो 12% कमीशन देंगे। बोले 10 का? बोले 10 कैसे? इसका मतलब उसका कमीशन 12% तब होगा जब कमरे का जो सेलिंग प्राइस है वो 12,000 का होगा पर मंथ। उसका 10% कमीशन तब होगा जब कमरे का प्राइस पर मंथ 10,000 रुपये पे वो दिलवा देगा। ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब किस पर वो चीज़ें बेची जा रही है, या बेच के किसी को कुछ रुपये मिल रहे हैं, कितने रुपये मिल रहे हैं, उस पर कमीशन। जैसे आपके पास एक कार है, कार 10 लाख की है, आप चाहते हैं 8 लाख का बिक जाए। आप मैकेनिक के पास गए, उसने कहा साहब नई कार हो जाए, पुरानी कार हो गई, सेकंड हैंड कार हो गई, तो लो 10 लाख कार का प्राइस 8 लाख 9 लाख नहीं लेंगे। बोलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। मानो व्यक्ति ले गया और कहा कि ट्राई करिए, ना बिक के देखेंगे। तो मालिक चला गया, या मालिक जाने लगा, सेल्समैन बोलेगा कि सर ये कार आपकी बिकवाने के लिए मैं इतना मेहनत करूँगा, हमें क्या मिलेगा? तो मैकेनिक पूछा, मालिक समझ गया इसको भी चाहिए। मालिक ने कहा अगर 9 लाख बिकवाओगे तो 9% कमीशन। बोले 8 लाख बिका तो बोले 8% कमीशन। इसका मतलब अगर तुम्हारे थ्रू ये कार 9 लाख की बिक गई तो तुम्हारा कमीशन कितना बना? 9%। ईमानदारी से बताना कि 9% कमीशन कब बनेगा? जब कार का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 लाख। 8% कमीशन कब बनेगा? जब कार का प्राइस होगा 8 लाख। 7% कमीशन कब बनेगा? जब सेलिंग प्राइस होगा 7 लाख। यानी 9 लाख सेलिंग प्राइस पर ही हमारा कमीशन 9% है। तो हमारा कमीशन किस पर डिपेंड करता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो लिख लो कमीशन जान लिखो, वहां आप लिख सकते हैं रेस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस हमेशा विक्रय मूल्य के सापेक्ष या किसी बिक्री के सापेक्ष मिलता है। मैं आपको काफी बात दे पा रहे हैं, इसी बात करके चल रहे हैं। अभी तो क्लास नहीं करते थे, मेरी क्लास शुरू से कर रहे थे, कभी नहीं गिरे, मतलब मेरी क्लास पहली बार कर रहे हो। तो कहाँ चले गए आप? कोई काम या ऐसे ही? अच्छा, तो अब तुम्हें जाना है तो पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ लिया? चलो चलो बच्चे आगे चलें हम लोग। बेस्ड ऑन कमीशन। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले पहला सवाल आप देख लो, समझ लो, उसके बाद तुम लोग लगाना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक की बात करता हूँ। पहले हम बेसिक लगाते हैं। कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। कोई विक्रेता है वो सारी बिक्री पर कितना कमीशन ले रहा है? 12%। और 15,000 के रुपए के ऊपर की बिक्री पर 1% क्या लेता है? बोनस। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए है तो उसकी कुल बिक्री बताएं, तो उसकी कुल बिक्री बताएं, ध्यान रखना। एक विक्रेता अपनी कुल बिक्री पर कितना कमीशन लेता है? 12%। मतलब वो कह रहा है कि जितना भी सेल्स होगा सारे के सारे सेल्स पर हमें कितना कमीशन चाहिए? 12% तो कमीशन चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 15,000 के ऊपर की बिक्री करवा देते हैं तो हमें 1% बोनस भी चाहिए। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए है तो कुल बिक्री बताएं। देखो आपने टैक्स वाले में लिखा था ओनली फॉर मेंस, इस कमीशन वाले में लिखा है, ये भी सिर्फ मेंस में आता है, नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही दिखेंगे। देखो भाई इसका कहना क्या है, जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े शॉपिंग में सेल्समैन होते हैं ना, सेल्समैन उसने कहा है, इसमें क्या कहा है कि जो आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी, लेकिन आप अपने थ्रू जितना रुपए तक की बिक्री करवाओगे उस पूरी बिक्री पे तुम्हें कितना कमीशन है? 12% कमीशन है। कितना कमीशन है? 12%। और 15,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस, मतलब 15,000 तक बिकवाओगे तब तो 12% है। 15,000 के ऊपर बिकवाओगे तो हम उसमें 1% करेंगे, आपको बोनस भी देंगे। मतलब अगर आपने 20,000 बिकवा दिया तो 15,000 तक तो आपको 12 ही मिलेगा, लेकिन अगले जो 5,000 है ना उस पर 12 तो मिलेगा, बल्कि 1% बोनस मतलब 13 मिलेगा। समझिए? और ऐसा करके वो 7,650 रुपए कमाता है। कुल बिक्री बताओ। तो चलो भाई हमने मान लिया कि हमें पता ही नहीं है कि कुल बिक्री क्या है, हमने मान लिया कुल M रुपए की बिक्री है, M रुपए का सेल्स है। इस पूरे M रुपए के सेल्स पर कितना कमीशन मिलेगा? भाई सारे सेल्स पर तो कमीशन 12% है ही, सारे सेल्स पर कमीशन 12% तो है ही, पूरा सेल्स हमने M मान लिया, इस पर 12% मिल गया। प्लस 15,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर
तो देखो भाई पूरा सेल्स एम है, एम में से 15,000 निकाल दोगे तो 15,000 के ऊपर वाला आ जाएगा। 15,000 के ऊपर वाली बिक्री पर कितना बोनस मिलता है? 1%। और ये पूरा जोड़ के उसे कुल कितना मिल रहा है? 7,685। पूरा इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? हमने माना कुल बिक्री एम है जिस पे 12%, 15,000 के ऊपर कुल सेल एम है, एम से 15,000 निकाल दो, 15,000 के ऊपर वाला आ जाएगा, उस पे 1% बराबर 7,650। तो ये हो जाएगा आपका 12 m by 100 प्लस m by 100 माइनस 150 इज इक्वल टू 7,650। 13 m by 100 इज इक्वल टू 7,800 इज इक्वल टू 7,800। अब ध्यान से देखना 13,675 ये 600 तो m बराबर 60,000, m बराबर 60,000, सही है ना? यानी क्या आंसर हो गया? अब मैं अगर आपसे बताऊं थोड़ा सा लॉजिकल सोचूं तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। क्या बोला है क्वेश्चन में पता है भाई? 15,000 रुपए तक तो उनको कमीशन कितना मिलेगा? इसके प्लस वाले सेल्स पर कमीशन 12% तो मिलेगा, बाकी 1%, मतलब इसके ऊपर वाले सेल्स पर कितना मिलेगा? 13। इसके ऊपर वाले सेल्स पे 13 मिलेगा। अब देखना, अगर मैं मान लूं कि सारे सेल्स पर 13 मिलता, हालांकि इस पर 12 इसके ऊपर वाले पर 12 तो मिलेगा ही, एक बोनस 13 मिल रहा है, मैं लेट कर रहा हूं कि मानो सब पर 13 मिलता, तो इसका मतलब अगर सब पे 13 मिलता तो यहां तो 13 मिल रहा था, लेकिन यहां तो 12 मिल रहा था। अगर 13 मिलता इसका मतलब 1% हमें और मिलने लगता, तो 1% और मतलब 150 रुपया और मिलने लगता 15,000 पे। और ये 150 रुपया और क्या है? हमारा कमीशन है। तो हमें हमारा कमीशन कितना मिल रहा है? 7,600, हमें 150 और मिल जाता। ये जो पूरा मिलता है हमारा पूरा कमीशन होता। और मानो पूरा सेल्स आपका एम है तो उस पर कुल हमने 13% का कमीशन माना है, तो कुल सेल का 13% बराबर कुल कमीशन होता। तो अब यहाँ से 13% काटते तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? 7,800 है, 13,675 600 हो जाता। तो एम की वैल्यू क्या होता? ये 600 और 00 तो 60 हो जाता। आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोचते तो ऐसे करते, और अगर इसने थोड़ा सा आपको और अच्छा दिमाग दिया है और अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो और भी फास्ट करें। जैसे इसने क्या बोला? 15,000 तक तो उसे 12 मिलेगा, बोलो 15,000 के ऊपर की बिक्री पर उसे कितना मिलेगा? एक बोनस मतलब 13 मिलेगा, मतलब 15,000 तक तो 12 है, 15,000 के ऊपर के सेल्स पर उसे कितना है? 13 है। हमने माना सारे पे अगर 13 मिलता तो जहां 12 मिल रहा था वहां 1% और मिलने लगता, तो 15,000 का 1% कितना? 150, तो 150 और मिलता, मिल कितना रहा था? 650, 150 और मिलता कितना मिलता? 7,800। अब ये जो 7,800 आपको मिल रहा है ये कुल कंप्लीट कमीशन है। जो 7,800 मिल रहा है ये कुल कंप्लीट कमीशन है, और आपको पता है कि कुल कंप्लीट कमीशन कितना माना है? 13%। 13% यानी ये 13% की वैल्यू है 13% कमीशन, 13 है कमीशन, 13 से 600 गुना इस पर कुल सेल्स पर, यहाँ से 600 गुना कर दो तो आ जाएगा भैया 60,000। सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन पढ़ के रह जाएगा, एक लाइन में लग जाएगा। हाँ लेकिन पहले आप इसका बेसिक समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल किया, फिर हम थोड़ी सी यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाइए, नोट करो, फिर इस पे को सवाल करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मौसी की बेटी शादी थी, 1,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर एक मिठाई लेके आओ यार, बताओ मैं किस दिन गए थे? हो गया भाई, नोट कर लिया? एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है, कोई सेल्समैन कितना परसेंट कमीशन लेता है? 9। और 20,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है तो उसकी कुल बिक्री बताओ। अच्छा बताओ, सारी बिक्री पे 9% कमीशन, जितना बिकवाए 9% कमीशन, लेकिन 20,000 के अगर ऊपर बिकवाएगा 1%, इसका मतलब 20,000 तक तो 9% मिलेगा। इसका मतलब 20,000 तक तो क्या मिलेगा? उसके ऊपर बिकवाएगा तब ना 1% बोनस है, इसका मतलब 20,000 तक तो 9% है। 20,000 के ऊपर गया तो 9 तो मिल ही रहा है, बल्कि 1% और मिल गया, 10% मिल रहा है। तो इधर मिला हमको पूरा कितना परसेंट? 10%। हमने लेट कर लिया कि मानो सब पर 10% अगर मिलता, सारे पे 10% मिलता, तो जहां तुमको 9 मिल रहा था वहां भी क्या मिलता? 10। इसका मतलब 1% और मिलता, तो 20,000 पे 9% ही मिल रहा था, 1% और मिलेगा, मतलब 200 रुपया और मिलेगा। तो 20,000 का 1% कितना होता? 200 और मिलेगा, मिल कितना रहा था? अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा 7,000, ठीक है ना? ये 7,000 क्या है? कमीशन। और कमीशन हमने कुल कितना मान लिया है? 10% कमीशन 1/10, 10% कमीशन तो कमीशन 1 का है, गलत बात, कमीशन 7,000 है। और सेल्स भी कितनी है? 10, इसका फिर 7,000 गुना कर देंगे तो ये फिर से 70,000 है। बहुत फास्ट लगा दिया हमने, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ऐसे समझ लेना, अगर फिगर माइंड में बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई साफ साफ है कि 20,000 तक तो आपको 9% मिल रहा था, इसके ऊपर के सेल्स पर 9 तो मिल रहा था, एक बोनस यहाँ 10 मिलता। हमने कहा सब पे 10 मिलता तो यहाँ तो 10 ही था, लेकिन यहाँ 9 था तो 1% और मिलता, मतलब 200 रुपया और मिलता, तो जितना मिल रहा था 200 और मिलता, तो कुल 7,000 मिलता। कब? हम सारे पे कितना मान लेते? बोलो सही है? तो इतना बेसिक बेसिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते थे आंसर। कितने लोग 7,000 आउट है? तो बाकी लोग थोड़ा ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कुल बिक्री पे कितना कमीशन है? सारे सेल्स पर कितना कमीशन है? 15,000 के ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस। इसका मतलब यह है कि 15,000 तक तो आपको 12% मिल रहा है, इसके ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, मतलब 13% मिलेगा। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई निकाल कर, पहले तो कमाई दे रहा था, अब तो कुल कमाई निकाल कर इतना रुपया कंपनी में जमा कर रहा है, उसका सेल्स क्या है? ठीक है, मतलब 15,000 तक तो 12 मिलेगा, इसके ऊपर के सेल्स पर एक बोनस 13 मिलेगा। हमने कहा कि मान लो यार एक समान, यानी सब पर अगर 13 मिलता तो यहाँ तो 13 मिल रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ 12 मिल रहा है यहाँ भी 13 मिलने लगता, इसका मतलब 12 तो मिल रहा था, 13 मिलने लगता, मतलब 1% कम है यहाँ पे और कमीशन मिलता, तो 1% निकालो कितना आएगा? इसका मतलब अगर सब पे 13 मान ले तो हमें 1% कमीशन और मिलेगा। और हम अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई निकालकर कंपनी में जमा कितना कर रहे हैं? 52,350 हम जमा कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि यार हमें तो 150 रुपया कमीशन और मिल रहा है, तो मैं जमा करने से पहले इसमें से 150 रुपया और निकाल लूंगा ना। ऐसा नहीं है कंपनी में जमा करूंगा बोलेंगे हमारे 150 रुपये दे दो, बोलेगा बाद में, तो हम 150 रुपया करेंगे। हमें पता चल गया ना कि यार मेरा कमीशन 150 और है, तो अपनी कमाई निकालने के बाद हम जमा कर रहे हैं, तो हम अपनी कमाई 150 और है, मैं 150 और निकालूंगा तो बचेगा 52,000। तो अब हम कंपनी में कितना जमा करने जा रहे हैं? अब हम कंपनी में जमा करने जा रहे हैं 52,000,
और ये डिपॉजिट राशि है। अच्छा बताओ कुल कमीशन कितना था? 13। तो डिपॉजिट राशि कितना है? अरे भैया कुल 13% कमीशन हो गया, इसका मतलब 87% क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो 87% डिपॉजिट है, 87 की वैल्यू ये है, ये जाएगा 600 गुना पे, तो कुल बिक्री आपका 600 गुना यानी 60,000। ठीक है ना? उसी तरीके से भी लग रहा है, बस वहां पे कमीशन था और यहाँ पे क्या है? डिपॉजिट राशि है। वहां कमीशन था, यहाँ क्या है? डिपॉजिट राशि है। समझेंगे नहीं? समझिए बात को। नहीं तुम की तरफ मुड़ा ट्रैफिक तो भाई आप कैलकुलेट भी करो उसको। क्वेश्चन है लाइए। आप देखा ठीक है ना? हाँ जी भैया बताए नहीं आप 70% हम और निकाल लेंगे तो हम कितना जमा करेंगे? 63,000 जमा करेंगे। और ये जमा राशि किसके बराबर है? 90%, क्योंकि 10% तो कमीशन था, तो 90% जमा 9%। 20 साल के ऊपर कितना है? 1% बोनस 10%। अगर हम सब पे 10 मान लें तो हमें जो 20,000 पे 9% मिल रहा था वहां 10% मिलेगा, मतलब 1% और मिलेगा, मतलब हमारा 200 रुपये कमीशन और हो जाएगा। तो जो हम जमा कर रहे थे कितना, इसमें से 200 रुपये हम और निकाल लेंगे तो हम कितना जमा करेंगे? 63,000 जमा करेंगे। और ये जमा राशि किसके बराबर है? 90%, क्योंकि 10% तो कमीशन था, तो 90% जमा कर रहे थे। तो डिपॉजिट राशि 9 7 63 7,000, यहाँ से 7,000 गुना ये कितना हो जाएगा? 70। हाँ जी मैडम 90% में आप अगर करोगे 70,000 नोट। ठीक है। अच्छा 70,000 कितने लोग निकाल लिए थे? बहुत बढ़िया यार। हाँ अब इस सवाल को जो बच्चा सोच लिया एकदम वही पुराने वाला है, तो समझ लो कि वो समझदार है, बातों को समझा है, रटा नहीं है। आराम से सोचिए, 1 मिनट का समय हम आपको यहाँ भी दे रहे हैं, बढ़िया से सोच समझ के बताइए क्या होगा इसका फाइनल आंसर। कितने लोग आंसर बताओ? अच्छा 32,500। हाँ देखो बहुत सिंपल था, तुम लोग क्या गलती कर रहे हो मैं बताता हूँ, मैं आपके पास आता तो देख पाता, यहाँ बताया तुम लोग गलती कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? एक कंपनी अपने विक्रेता को 1,000 रुपए की खरीद पर 5% कमीशन देती है। अरे 10,000 खरीद पर 5% कमीशन, और 10,000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर 4% कमीशन देती है। इसका मतलब ये है कि 10,000 की खरीद पे तो कमीशन कितना दे रही है? 5%, और 10,000 से ज्यादा की खरीद पर हमें 4% कमीशन दे रही है, और आप लोग इसको 9% लिख रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसलिए गलत है। 9% ध्यान रखना, 40% देखो ये कमीशन है, ये भी क्या है? कोई बोनस वोनस नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, 9% कमीशन देता है, लेकिन 20,000 रुपए की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। बोनस मतलब जो मिल रहा था वो तो मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ क्या बोला? यहाँ तो मैं कुछ बोला और तुम बन भी गए। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की खरीद पर तो 5% कमीशन देगी, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर चले जा रहे हैं आप, 10,000 से ऊपर बेच रहे हैं आप, तो 10,000 से ज्यादा वाले खरीद पर 4% कमीशन देगी। बोनस वोनस नहीं है, मतलब अगर आप 10,000 तक हैं तो 5, 10,000 के ऊपर के सेल्स पर 4, मतलब अगर आपने 20,000 सेल किया है तो पहले 10,000 पे तो 5 मिलेगा, आगे 10,000 पे फिर 4 मिलेगा। समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं? ऐसा अगर बोनस कहता तो 9 हो जाता। तो ये 40% कमीशन है। हाँ तो चलो मानो कि एक ही चीज मानना है, मानो सब पे 4 मिलता। जैसे आपने मुझे बार-बार इसी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यही तो अननोन है, इसी को तो ज्ञात करना है कि ऊपर वाला सेल क्या है। तो मानो सब पे 4 मिलता, अगर मान लें कि सब पर 4 मिलता तो यहाँ तो 4 ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ तो 5 मिल रहा था। सब पे 40 का मतलब यहाँ पे हमारा 1% क्या हो जाता? 1% कमीशन मेरा कम हो जाएगा। अगर हमारा कमीशन कम हुआ इसका मतलब कंपनी में राशि ज्यादा जमा होगी। हमारा कमीशन कम हो गया तो कंपनी में, यानी जो मेरा कमीशन था उस कमीशन में 100 रुपया कम होगा, इसका मतलब कंपनी में 100 रुपया ज्यादा जमा होगा। तो कंपनी में जमा होगा कितना? अपनी कमाई निकाल कर 31,100 रुपये जमा कर देते ना, अब जमा करेंगे 31,200 रुपया। तो जमा करेंगे, इतना जमा करेंगे। और ये डिपॉजिट राशि किसके बराबर है? 96, क्योंकि हमें 4% बनाना है। 96 हो जाएगा 96/100, इसको करोगे बच्चे तो 325 गुना पे जाएगा ये, फिर यहाँ पे 325 गुना कर लोगे 32,500। मैं कैसे मानेंगे भाई? सवाल नहीं कर 5 अच्छा 5% मिलता है, मान फिक्स है ना? नहीं मान किसको ले मानते किसको? तो फिक्स नहीं, जो वेरिएबल। जैसे आप अपने क्लास में आए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ। मानो लड़का लोग क्लास में आया, कोचिंग में आया, स्कूल में गया, और आप जाते सड़क पे हॉस्टल में या आप जहाँ रह रहे हैं उस छत से आपने ऐसे देखा तो लाल पीला गुलाबी दिखाई पड़ा बगल छत पे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोचिंग कॉलेज स्कूल रास्ते आने जाने में कोई पसंद आ गया आपको, आपका उस पर दिल आ गया, आपको लगता है कि यार कितनी अच्छी लड़की है, काश मेरी इससे दोस्ती हो जाती तो मेरे को अच्छा लगता। ये आपकी फीलिंग्स है, आप बार बार आ रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, काश हमारी दोस्ती हो जाती तो हमें अच्छा फील होता। आप ऐसा सोच रहे हैं, काश मेरी दोस्ती हो जाती तो हमें अच्छा फील होता। लेकिन लड़की बहुत सीधी सादी है, अपना आई बड़ी हो गई, आई बड़ी और चलिए आपसे कोई भी ताल्लुकात मतलब किसी भी नहीं कर रही है, अपना सिंपल लाइफ जी रही है, लेकिन आपके मन में फीलिंग आया कि काश मेरी दोस्ती होती तो अच्छा होगा, लेकिन दोस्ती कर नहीं रही हो, अपना आई बड़ी हो चली। तो हम लोग मैथ्स के विद्यार्थी हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं, मैं बताया ना, हम लोग मान लेते हैं कि मानव कौन है? हम लोग मान लेते हैं कि मानव कौन है? मेरी है। ऐसा मान लिया मैंने, अब है नहीं है वो तो इसको जाने, लेकिन हमने मान लिया ना। हाँ मान लो वो किसी की है तो हम अपना कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। तो भैया हम लोग मैथ्स के विद्यार्थी हैं, जो चीज हमें हासिल नहीं होती ना उसे हासिल करने के लिए करते हैं, मान लेते हैं मानव कौन है? मेरी है। तो यहाँ भी हमने जो चीज ऑलरेडी पता है, आपके सामने दिख रहा है, उसको कैसे लेकर सकते हैं? उसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो तो फिल इन द ब्लैंक मतलब जो इसको निकालना है उसके बारे में हम लेकर सकते हैं। समझे ना? हाँ अरे कॉलेज में नहीं देखते हो, डिग्री कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज की शुरुआत होता है तो सब अपना छांट लेते हैं, कोई किसका है नहीं हमें पता, बोले भाई लाल वाली, भाई ब्लू वाली। कॉलेज टाइम में ऐसा होता है। अब अच्छा मार्क्स को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने दोबारा कर लिया भाई, देखे ना भाई। तो वही वाली बात है, जो चीज हमें मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, जो चीज हमें मिलती नहीं है वो क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे चलें, देख लो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं।
देखो किसी महीने में एक व्यक्ति को पहले, थोड़ा कंडीशंस दे दिया है, किसी महीने में एक व्यक्ति को पहले 1000 रुपए पर बिक्री पर 1% कमीशन, ठीक है ना। पहले अच्छा बताओ, पहले जैसे हम तुम लोग के साथ हंसते बोलते कुछ कहते सुनते, किसी का एग्जांपल लेते बोलते हैं, तो आप लोग नाराज तो नहीं होते हैं? नाराज होते हैं? नाराज होंगे तो कुछ कर लेंगे क्या हमारा? लेकिन मेरी इच्छा है कि नाराज मत होइए, क्योंकि आप देखिए जिंदगी के कुछ दो चार पॉइंट्स हैं जिसको इंसान बहुत प्रेम करता है। लेकिन पहले लव तो हमारे माँ बाप हैं जो पाले पोसे इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखा है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। दूसरा तो एक अपना खुद का परिवार है, हमारे पर्सनालिटी, मेरी पत्नी है, मेरी बिटिया भी है, तो एक तो पर्सन वो भी है, परिवार का हिस्सा है, अहम रोल हमारी जिंदगी में। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई है उसके इक्वली उसको लव करते हैं तो आप लोग हैं। रीजन क्योंकि तुम लोगों ने बहुत कुछ दिया है और उन्होंने हमको केयरिंग और प्यार दिया, तुमने बहुत कुछ दिया है भाई, इसलिए बहुत प्रेम करते हैं आप लोगों से भी। तो कभी अगर हंसते बोलते कहते किसी को दुख ना पहुंचे, और अगर पहुंचे तो भाई दिल से समझना, ठीक है। खास तौर से देवी लोग से, क्योंकि ये लोग ज्यादा थोड़ा ज्यादा जल्दी निकल रहते हैं, तो ये लोग से थोड़ा सा बचना है। बाकी तो भाई लोग अपना भाई लोग क्यों है। किसी महीने में एक व्यक्ति को पहले, थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, किसी महीने में एक व्यक्ति को पहले 1000 रुपए की बिक्री पर, पहले 1000 रुपए की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है और आगे की बिक्री पर 20% कमीशन। उसने कहा तुम जितना सेल कराना है करा लो, पहले 1000 पे 1% कमीशन देंगे, बाकी जितना सेल है 20%। तुमने 5000 सेल कराया, तुमने 10000 सेल कराया, तुमने 25000 सेल कराया, तुमने 1 लाख सेल कराया, पहले 1000 पे 1% कमीशन देंगे, बाकी के सारे जितने 1000 सेल कराए उसका कितना कमीशन देंगे। अलग प्रकार का सवाल, अलग प्रकार का कंडीशन है। अगर व्यक्ति 2 महीने की आय क्रम से इतना, मतलब आय मतलब आपको इनकम, आय मतलब वही सेल्स का, तो सेल्स करनी है वो पहले महीने कितना है, अगले महीने। एवं कमीशन की राशि कितनी है, 900, मतलब 3000 पे 900 पाया है और 4000 पे, तो ए और बी का मान हमसे पूछा है, ए और बी का मान क्या होता है। देखो मैं बताता हूं, पहले 3000 पे क्या पाया है, 900, तो 3000 में पहले 1000 पे कितना कमीशन है और बचा हुआ 2000 पे, और ये कितना के बराबर है, 900। 4000 है तो पहले 1000 पे 1%, बाकी बचे हुए 3000 पे 20% और कुल कमीशन। सही आसान है, इक्वेशन बनाना, पहले बता समझेंगे, ठीक है। हमारी बजट कैसे लगेगी, 1000 पे ए, 2000 पे बी, 900, 1000 पे ए और 3000 पे बी और कुल 1300। 3000 में पहले 1000 पे ए और 3000 पे बी और कमीशन 900। 4000 में पहले 1000 पे ए, 3000 पे ए, 1300। ए बी का मान निकालना है, घटा दो, माइनस 1000 बी परसेंट इक्वल टू माइनस 400, माइनस खत्म, परसेंटेज से 2 0 खत्म, 1 0 खत्म। बी का मान 40 रखो इसमें, बी का मान 40% रखोगे तो 1000 a% और प्लस आ जाएगा 800 बराबर 900। 1000 a% इक्वल टू 100, परसेंटेज से 2 0, 1 0 से 1 0, ए का मान 10, ए का मान 10 और बी का मान 40, सी का मान 50, ए प्लस बी का मान 50। सही है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, अगली मुलाकात में हम अगली बात आपसे करेंगे, तब तक के लिए आपसे बता लेंगे भाई आज के लिए, ठीक है। किसमें भाई 129 यहाँ से करना है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। चलो देखो भाई, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है और 10% बोनस शुद्ध लाभ कर देती है, ठीक है। इस प्रकार बोनस को लागू करने के बाद कुल बिक्री और कुल लाभ, टोटल सेल 10 लाख और कुल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,32,000। बताइए विक्रेता का कुल लाभ क्या है, जबकि आपको दिया हुआ है कुल लाभ माइनस बोनस बराबर शुद्ध लाभ, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसने कहा कि सेल्समैन को टोटल सेल पर 20% कमीशन और बोनस 10% किस पर, शुद्ध लाभ पर। तो कमीशन कितना हुआ जबकि टोटल प्रॉफिट है, तो सबसे पहले तो हम कुल सेल पर 20% ले लेते हैं, 20% कमीशन है, तो टोटल सेल ये है, उसमें 20% कमीशन का मतलब कितना होगा, 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख ये तो कमीशन हो गया। और शुद्ध लाभ पर आपको 10% बोनस है, तो 10% बोनस ध्यान देना, 10% बोनस 1/10, 10% बोनस, परसेंटेज फ्रैक्शन लिखने में आता है, 10% अगर बोनस है तो बोनस कितना है, किस पर, शुद्ध लाभ पर, 10 पर, शुद्ध लाभ पर, सही है। यानी शुद्ध लाभ अगर 10 है तो बोनस कितना है, ये 10 है तो ये 1 है, इसका मतलब गारंटी है कि 11 होगा, तो 1 10 आएगा, तो कुल लाभ 11 मिला, जबकि कुल लाभ है कितना, 1,32,000, 11 गुना 22, सॉरी 11 कम 11, 11 गुना 22, 12,000 गुना गया, हमको बोनस चाहिए, 12,000 गुना कर दो, बोनस मिल गया ना आपको कितना, 12,000, तो 12,000 बोनस और 2 लाख कमीशन, क्यों, सही है। तो कुल हो जाएगा 2,12,000 जो हमारा कमीशन होगा, कुल हो जाएगा 2,12,000, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे मैं आपको नहीं देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। एक बात क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, हाँ भैया अच्छा लगा पीछे तक मार्केट में आ गया तो ये आपके लिए आप करिएगा, तो देखेंगे लास्ट में नहीं हुआ तो करेंगे। ये बताइए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे मैं आपको नहीं देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, फिर मैं आपको बताता हूँ। सेम ही सवाल है बस इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग है। इसमें लास्ट में क्या पूछा है, बोनस। 1 मिनट टाइम देंगे आपको, ट्राई करिए, कोशिश करिए थोड़ा। पढ़ते पढ़ते क्या हैं आप लोग, कोशिश करिए सारा विद्यार्थी लोग एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का समय देते हैं। सारा क्वेश्चन वही है, पीछे वाला क्वेश्चन है। आइए बताता हूँ। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.7% का कमीशन मिलता है। अगर बिक्री 10,000 रुपए से बढ़ जाए तो उसको 3.8 बोनस मिलता है। कोई सेल्समैन है, उसको कुल बिक्री पर 5.7% कमीशन है और अगर बिक्री 10,000 के ऊपर बढ़ जाए, यानी 10,000 तक तो 5.7 है, क्यों 10,000 के ऊपर हो जाए
तो 5.7% तो कमीशन है और साथ ही साथ बोनस कितना है 3.8% बोनस भी है। अब आप कहेंगे गुरुजी पहले तो आप जोड़ देते थे दोनों को, आपकी बात जोड़ा ही नहीं, अलग अलग लिख दिया। कारण है देखो, अगर बिक्री 10,000 से बढ़ा जाएंगे तो इतना बोनस मिल रहा है, अगर कुल कमीशन इतना हो तो बोनस बताइए। आपकी बार इसने बोनस पूछ लिया है, हर बार तो कमीशन पूछता था इसलिए हम जोड़ देते थे, अब की बार पूरा कमीशन दिया हुआ है, कुल कमीशन कितना है तो केवल बोनस बताना है, इसलिए अलग अलग छोड़ दिया इसको। अब देखो सारे यहाँ पे 10,000 पे तो 5.7 मिल ही रहा है, तो 5.7 मतलब 570, तो 920 कुल कमीशन है बोनस जोड़ के, जिसमें से 570 तो यहीं पे मिल गया, तो बचा कितना है 570 तो 30 600 हो जाएगा 350, 350 बचा हुआ है। अब ये तो 350 बचा पक्का यही मिला होगा। और यहाँ क्या क्या है कमीशन और बोनस किस रेशियो में है 19 या 57 19 गुना 38, 3 रेशियो 2 की यूनिट में बोनस और कमीशन, कुल कितना है बोनस कमीशन 350, वो इस 3 रेशियो 2 के अनुपात में जाएगा, तो 3 2 5 5 की वैल्यू 350 5 7 35 70, हमसे बोनस कितना पूछा है, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था भाई। सारा का सारा कमीशन तुमको पता ही चल गया 920 रुपया, इसमें से 10,000 तक तो 5.7 यही मिल रहा था, जो बचा 350 वो उसके ऊपर वाले मिला और वो बोनस कमीशन दोनों है, और वो 3 के अनुपात में हमने बचे हुए को 3 में बांट दिया। कर लिया बोलो, चलो भाई लास्ट था अपना कमीशन के क्वेश्चन में पेन गया, कमीशन के क्वेश्चन था ये लास्ट। अब हमारा लास्ट टाइप आ गया ब्रदर, वो है हमारा एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। आइए प्रतिशत का अंतिम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पास फेल वाला। पास फेल वाले का क्या फंडा है, कैसे हम पास फेल वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे ऐसे बोलेगा जैसे आप 100 लोग मानो आपका मैंने टेस्ट किया मैथ्स का और इंग्लिश का, तो कुछ ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे इंग्लिश में फेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे मैथ्स में फेल, और कुछ ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे इंग्लिश में फेल। कुछ तरह से टैलेंटेड विद्यार्थी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में होंगे फेल, ठीक है वो टैलेंटेड लोग होते हैं। तो कुछ ऐसे दोनों फेल। मैंने कहा सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ, हमने कहा सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ, तो सच में क्या होगा कि जो मैथ्स में फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है, लेकिन मैथ्स में फेल बताएगा मैथ्स फेल में, लेकिन जो दोनों में फेल है वो क्या है इंग्लिश में फेल बताओ, तो इंग्लिश में फेल है सच में लेकिन मैथ में पास है वो तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो दोनों में फेल है ना वो इसमें रहेगा। मतलब जो दोनों में फेल है ना वो अपनी करना मैथ फेल में भी करवा ले रहे हैं और इंग्लिश फेल में भी करवा ले रहे हैं, ठीक है। और हिंदी कितनी करवा रहे हैं तो यही गड़बड़ है, मतलब जो बहुत पास बहुत फेल होते हैं ना उनको ध्यान देने की जरूरत है, वही सबसे गड़बड़ है। रीजन रीजन ये है ना कि वो दोनों में अपनी करना करवा ले रहे हैं। जैसे मानो मैंने आपसे कहा आज पार्टी है, वेज एक तरफ नॉन वेज एक तरफ, जो वेज खाना है वेज खाए, जो नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खा सकता है। हमने संख्या पूछी तो आपने बताया, उसके अनुसार पता चला कि 70% लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, 30% लोग हैं जो फास्ट फूड खाने वाले हैं। उन्होंने कहा फास्ट फूड खाने वाले लोग एक तरफ है, जो नॉन वेज वाले हैं एक तरफ है, 70 लोग को भेज दिया 30 लोग को इधर। तो मैं अब किसी भी टाइम चेक करूं तो इधर 70 इधर 30 होना चाहिए, लेकिन मैं एक रेस्पेक्टेड टाइम पर घास फूस वाले साइड में गया देखा तो वहां पे 50 लोग खा रहे हैं। तो ये तो गारंटी है कि वेज वाला नॉन वेज की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन नॉन वेज वाला वेज की तरफ आ सकता है। तो 50 खा रहे हैं, उसके बाद नॉन वेज की तरफ गया देखा 80 लोग। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि पूरा खाना चालू हो गया इधर से उधर, तो कौन हमारे लिए है जो दोनों तरफ जा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे शादी विवाह में गेट पर एक आदमी भाला लेकर खड़ा रहता है ना, हम तैयार हो गए इसलिए रहता है, इन्हीं सब के करवा लिया है जो इधर उधर है। तो वही चीज ध्यान देनी है जो बोथ है दोनों में, वो दोनों में इन्वॉल्व होता है। जब तुझे कितनी बार करनी चाहिए एक बार, क्योंकि व्यक्ति है। अब देखो 30% गणित में फेल, मैथ्स में 30% और 40% किसमें फेल, इंग्लिश फेल 40%, लेकिन मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल 20%, ठीक है ना। क्या करें कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, मैथ्स फेल इंग्लिश फेल मैथ्स इंग्लिश बोथ फेल। अभी जो दोनों में फेल है वो मैथ में भी आ गया और वो मैथ्स में भी आ गया और वो इंग्लिश में भी आ गया। मैथ्स फेल और इंग्लिश फेल दोनों में आ गया, तो मैथ्स फेल और इंग्लिश फेल दोनों में आ गया है, जबकि आना कितनी बार चाहिए सिर्फ एक बार। मैथ्स फेल इंग्लिश फेल दोनों में आ गया, लेकिन आना चाहिए सिर्फ एक बार। तो ये हमारा जो 20% है ये दोनों में फेल है, आना चाहिए एक बार, आ गया कितनी बार 2 बार। तो 40 और 30 70, इस 70% में 20% कितनी बार है 2 बार, एक बार निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 50% ही लोग हैं जो क्या है फेल है। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 50% ही लोग फेल हैं, इसका मतलब 50% लोग हैं जो पास है, 50% लोग हैं जो हमारे यहाँ क्या है पास है, 50% लोग हैं जो पास है, ठीक है ना। 50% लोग हैं जो पास है, क्लियर भाई, नोट कर लीजिए। चलेगा बेटा, देखो इसी क्वेश्चन को बच्चे हम ना वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, ये मैथ्स फेल और ये वाला हीरो इंग्लिश फेल और ये मैथ्स इंग्लिश दोनों फेल। तो जो दोनों में फेल है वो कितना है 20%, जो दोनों में फेल है वो 20%, और मैथ्स फेल 30 था ना, 30 में 20 यही है तो 10, और 40% इंग्लिश में फेल तो 20 यही है तो 20 ये है, तो 20 20 40 10 50% ये कौन से लोग हैं बच्चे, हाँ तो 100% में से घटाओगे तो 50% ये वो लोग हैं जो वेन डायग्राम समझ में आया ना। अच्छा बताइए बताओ तुमको बात तो समझ में आ गई ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है बोथ, ठीक है ना। अब सुनो वेन डायग्राम से आप इसको लिखना है वे टू, बड़ा मसला है अच्छे से वे टू वे टू वे टू ध्यान से लिखना चाहिए, वे टू ये वेन डायग्राम है ऊपर लगा देना है, ठीक है। वेन डायग्राम से हम लोग इसको क्या है और बच्चे इसमें और भी तमाम प्रश्न लिख सकते हैं। अगर पूछता सिर्फ मैथ्स में फेल
ओनली मैथ्स में फेल, ओनली मैथ्स में फेल कितना परसेंट होगा? ये दोनों वाला है। ओनली इंग्लिश में फेल कितना? और अगर हम बोले सिर्फ एक विषय में फेल कुल विद्यार्थी तो 20 10, सिर्फ एक विषय में फेल कुल विद्यार्थी 30। समझे? नोट करो इसको, वेन डायग्राम। कैसे लेट हो गया? कुछ नहीं, बैंक रोड से पहले लगा रिक्शा तो अब तो तुम्हें आया तो सुबह तुम खाली खा लिया। अच्छा हमको लोगों को लग रहा है कि कुंभ में भीड़ कम हो रही है, लेकिन कम नहीं हो रही है, भीड़ वही है। सुना है 10 दिन के लिए बढ़ा दिया कुंभ मेला, ऐसा है क्या? न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कल परसों, 10 दिन के लिए कुंभ मेला का रेट बढ़ गया। योगी जी कहना है कि गाँव के लोग नहीं आ पाए, उनको भी ना लाना है। आगे चलो बच्चे, अगला ठीक है ना। ये देखो 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 44% लोग कर्मचारी जो है वो कॉफी पसंद करते हैं। अब यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ पसंद करता हो, इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ भी पसंद न करता हो। हर एक एम्प्लॉई कुछ ना कुछ पसंद कर रहा है, हर एक एम्प्लॉई कुछ ना कुछ पसंद कर रहा है, हर एक एम्प्लॉई कुछ ना कुछ पसंद कर रहा है, ठीक है ना। मतलब 100% करने वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो कुछ पसंद न करता। अगले लाइन और भी खतरनाक है, एवं 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं। इसका मतलब जो दोनों वाले हैं वो छोड़ने हैं। अगर ये 40 जो दिया है ना वो 40% दे दिया होता तो हमारे आसानी होती। वो 40 लोग दिया है, 40 लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद कर रहे हैं। क्या बताओ कुल कितने कर्मचारी हैं तो जो दोनों पसंद करने वाले हैं वो चाय में भी आएंगे, कॉफी में भी आएंगे कि नहीं? अच्छा इनको आना कितने पता? अच्छा अगर ये एक बार आते तो इनको जोड़ने पे क्या था? 100% जो सबके सब पीने वाले। अच्छा लेकिन ये दो बार आ गया तो एक बार तो चाहिए था तो 100% होता, लेकिन दो बार आ गया, इसका 100 से एक बार बस जो एक्स्ट्रा है वो वाला हो जाएगा। जोड़ दो 72 16 100 44 116, ठीक है। जो 16 एक्स्ट्रा हो रहा है ना वही वो वाला है, एक बार तो आना ही था उसको, एक बार एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाला 100 ऊपर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 16% वाला जो है वो क्या है 40, 16% वाला क्या है 40, और 16% वाला 40 है तो 4% वाला 10 है। अब यहाँ से 25 गुना कर दो 2500 का 100%, यहाँ 25 गुना करोगे तो 250। कितने कर्मचारी थे? 250, समझ गया ना। इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वेन डायग्राम से थोड़ा सा लंबा समझ लें। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम में हमको बहुत चाहिए होता है और बहुत है नहीं तो बहुत क्या मानेंगे एक्स। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ, इधर कॉफी इधर टी। कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा। चाय तो टी को कहते हैं, कॉफी को हिंदी में कहते हैं कहवा। X% ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग हैं जो कहवा पसंद करते हैं? 44%। 44% लोग कॉफी तो क्या करोगे? 44% माइनस 72% लोग ये हैं तो 72% माइनस, क्योंकि दोनों में होगा। और इन सबको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 100%। तो ये 44% माइनस X% प्लस X% प्लस 72% माइनस X% बराबर 100%। X गया, X एक उधर ले जाओ तो ये 116% आ जाएगा जोड़ने पे, 100 उधर ले आओ 100% X उधर जाएगा X%। तो बहुत की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये चीज तो हम एक लाइन में वही समझ रहे थे, इतना करने की जरूरत थी। तो वेन डायग्राम आसान भी होता है, वेन डायग्राम टेक्निकल भी होता है, डिपेंड ऑन की पर्सन क्या है, ठीक है। तो 16% की वैल्यू आप समझते हैं बच्चे कितना है? 40। तो 100% की वैल्यू 250 होगा। आप लिख लीजिए, आप नोट अच्छे से कर लीजिए दोनों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आसान पड़े वो लगा है। टीचर नोट नहीं आप लोग करो तो आप हो गया ना कंप्लीट। चलो देखो ये तो हमने कर लिया टी कॉफी एंड बोतल, ठीक है ना। अब हम करेंगे 3 सब्जेक्ट्स वाले, 2 सब्जेक्ट वाले तो कर लिया, ठीक है। समझ रहे हो ना? हम करेंगे 3 सब्जेक्ट्स वाले। ध्यान रखो, अब देखो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो इसका सोल्यूशन जो है हम आगे करेंगे। क्या करें? एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। 50% कहाँ फेल हो गए? मैथ्स में फेल। 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% हिंदी में। 55% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल और 40% हिंदी में फेल। यदि 15% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में, 15% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ्स दोनों में, और 20% अंग्रेजी हिंदी दोनों में, और 20% जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल, और 25% विद्यार्थी हिंदी गणित दोनों में फेल, और 25% किसमें? हिंदी और मैथ्स, और 10% विद्यार्थी तीनों विषय में फेल। 10% विद्यार्थी मैथ्स इंग्लिश और हिंदी लगातार तीनों में फेल। कुल कितने % विद्यार्थी पास हैं? टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है। अब दो करने वाले 3 विषय वाले हमेशा वेन डायग्राम से आएंगे। 3 विषय वाला हमेशा वेन डायग्राम से। कैसे करना है? मैथ्स इंग्लिश हिंदी, ये वाला एरिया कौन सा है? तीनों वाला एरिया। सबसे पहले तीनों 10%, फिर हिंदी मैथ्स 25, हिंदी मैथ्स ये एरिया 25, 25 में 15, 10 ये है तो क्या हो जाएगा? 20 इंग्लिश मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी देखो 20 इंग्लिश हिंदी ये वाला एरिया है तो ये 10 है तो ये 10 होना चाहिए, तो 20 जाएगा। 15% इंग्लिश मैथ्स 15% ये 10 है तो क्या होगा? 5। फिर इंडिविजुअल आएगा 40% हिंदी 40 तो 10 10 20 10 30 5 35 5 40। 55% इंग्लिश तो ये 25 तो ये 30 55 होगा। 50% मैथ 15 5 20 10 30 तो ये 20। सब बढ़िया जोड़ लो 30 20 20 40 10 50 30 80 10 90 5 55। कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। 95% क्या हो गया भाई? फेल। तो पास कितने हुए? सिर्फ 5% विद्यार्थी पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? 5% स्टूडेंट पास, 5% स्टूडेंट पास, 5% स्टूडेंट पास। ध्यान से मेरी बात को समझना, सिर्फ 5% स्टूडेंट पास है, सिर्फ 5%। हमारा आंसर तो हो गया बच्चे, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि बताइए तीनों विषय में कुल कितने % पास है। अपना आंसर तो हो गया ना, लेकिन इसमें कुल 10 सवाल बनते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ मैडम एकदम सही पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो 10 सवाल क्या है। अगर वो बोलता सिर्फ मैथ्स में फेल, सिर्फ मैथ्स में फेल, सिर्फ मैथ्स में फेल, मैथ्स में फेल मत करना 50, उसमें तो दोनों वाले हैं तीनों वाले हैं, सिर्फ मैथ्स में फेल
हाँ बोलेगा आपसे कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, प्रतिशत कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश में फेल 30% और सिर्फ हिंदी में फेल। और अगर हम पूछें सिर्फ एक विषय में फेल कुल विद्यार्थी, क्योंकि सारे सारे एक विषय में फेल हैं, बाकी मेरे पास है तो 30 20 50 मैथ्स और इंग्लिश में फेल, मैथ्स और इंग्लिश में फेल 15 नहीं बोलूँ, 5 15 में तो तीनों में फेल वाला आ जाएगा, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में फेल तो वो 10, इंग्लिश और हिंदी में हाँ 10, और हिंदी और मैथ्स में, हिंदी और मैथ्स में फेल कितने 15, सिर्फ 2 विषय में फेल कुल विद्यार्थी 15 5 20 10, समझे ना। तो ये सारे पूछ सकता था, केवल एक ही पूछा है। और देखो कुल फेल कितने हुए 95, कुल पास कितने हुए, तो 2 सवाल सही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गए। बोलो फुल 10 क्वेश्चन बोला ना, 10 सवाल पूछे इसमें, आपसे तो केवल एक ही पूछा है, 9 सवाल की रेडी रहिए। % अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 20 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा, बोलिए 20 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। 30% अंक प्राप्त करता है, 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक के बाद दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी 40% प्राप्त करता है और वह उत्तरांक से 30 अंक अधिक है, तो 30 अंक अधिक है, 30 अंक कम कर दो, पासिंग बराबर हो जाएगा। ये दोनों मार्क्स क्या हो गया बराबर। अब इनका अंतर कितना है 10, इसको लेकर आओ तो जाएगा 50, 10% 50 तो 100% 500। ये जो 100% 500 है वो क्या है, पूर्णांक, जिसको मैक्सिमम मार्क बोलते हैं। लेकिन हमसे तो पासिंग परसेंट चाहे उत्तरांक प्रतिशत, तो पासिंग परसेंट इज इक्वल टू होता है पासिंग मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क इनटू 100। ये जो पासिंग परसेंट है पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क क्या है ये, पासिंग मार्क क्या है ये, तो पासिंग मार्क तो 500 का 30% 150 और 20 100, पासिंग मार्क ये मैक्सिमम मार्क इनटू 100, 100 से कटेगा 5 बार और 5 के 15, 5 का 20 34%। समझिए ना कैसे करना होता है, बहुत इजी है। मैक्सिमम मार्क पूछे 500, पासिंग मार्क पूछे 100, लेकिन इसने पासिंग परसेंट पूछा है 1% की वैल्यू 5 है। हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, वही चीज आप जो आप चीज कर रहे हो वही हम लोग कर रहे हैं, वही है कि जिसका जैसा दिमाग काम करते हैं आप सोच लेंगे, लेकिन सब लोग शायद ना सोच पाए, तो उस कंडीशंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है आगे चले, बोलो इक्वल टू पासिंग मार्क तो 1000 का 300 और 50 300 मैक्सिमम मार्क इनटू 100, 100 100 कट करके कितना आएगा 35। अब इस तरह के सवाल करवा देना, समझ गए, कर लेंगे पासिंग परसेंट बहुत आसानी से, जल्दी से नोट कर 50 तो 100 अब बोलेंगे। चलें नेक्स्ट, एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से फेल होता है। 30% अंक प्राप्त किया, 50 से फेल, 50 दे दो पास हो जाएगा। और दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तरांक से 50 अंक अधिक, इसका मतलब 50 अंक कर दो, कम कर दो, अब बोलेंगे उत्तरांक पर पासिंग परसेंट पूछा है, 3 ले जाओ 10 50 तो 100% कितना हो जाएगा 1000, 100% कितना होगा 1000। आपसे पासिंग परसेंट पूछा है तो पासिंग परसेंट इक्वल टू पासिंग मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क इनटू, तो ये देखो पासिंग परसेंट इज इक्वल टू पासिंग मार्क तो 1000 का 300 और 50 300 मैक्सिमम मार्क इनटू 100, 100 100 कट करके कितना आएगा 35। अब इस तरह के सवाल करवा देना, समझ गए, कर लेंगे पासिंग परसेंट बहुत आसानी से, जल्दी से नोट करना इसको तो बताना। एक समान हो यदि यह अंक एक समान हो, यदि यह अंक एक समान हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे 40 30 70 का आधा सीधे तुम्हारा पासिंग परसेंट आ जाएगा। अगर ये अंक आपको एक लिखिए और बताना, इसके लिए दूसरा तरीका भी है, एक कर समझिएगा। 30% अंक पाया और 50 अंक से क्या हो गया फिर, अगर वो 40% अंक पाता तो 50 मार्क पासिंग मार्क से क्या होता अधिक, सही है ना। तो अगर ये जो मार्क्स है जितने मार्क्स से फेल हुआ है उतने ही मार्क्स से पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, ध्यान देना। अगर ये एक समान है, यदि यह अंक एक समान हो यदि यह अंक एक समान हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे 40 30 70 का आधा सीधे तुम्हारा पासिंग परसेंट आ जाएगा। अगर ये अंक आपको एक समान दिख जाए, ध्यान रखना जिस मार्क्स से फेल हो रहा है और जिस मार्क्स से पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो रहा है, ये दोनों मार्क्स अगर बराबर हो गए तो आपका पासिंग परसेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ के उसका माध्य, दोनों जोड़ के उसका माध्य, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज मैंने आपको बताई, ध्यान रखना। अंक दोनों के कुल अंक का 70%। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी शामिल होते हैं जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, ध्यान देना। एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो इसमें एक दूसरे से 9 अंक अधिक, तो इसको प्लस 9 कर दो, 9 अंक अधिक, और उसके द्वारा किसके द्वारा जो 9 अंक अधिक पा रहा है उसके द्वारा प्राप्त अंक दोनों के कुल अंक का 70%, दोनों के कुल मार्क्स का, तो कुल मार्क्स मान लो 100% है, तो इसका कितना परसेंट है 56, ये कितना होगा पक्का हटा दो 44 होगा। दोनों का मार्क्स बताओ कितना सिंपल है, इनका अंतर कितना है 12 का अंतर 9 है, वैसे 12,000% ज्यादा है, 12 की वैल्यू क्या है 9, 4% की वैल्यू कितनी है 3 है, 56 है ना, 14 चौका 14 गुना 56 तो 14 दिया तो 56% की वैल्यू 42, यानी इसका मार्क्स 42 है और इससे 9 अंक कम है, ये बोलो 42 से 9 अंक कम है किसे, कौन सा ऑप्शन। और वैसे भी तुमको लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करते तो दोनों मार्क्स के बीच का अंतर कितना है 9, सीधे ऑप्शन चेक करो, दोनों मार्क्स में अंतर 9 यही है केवल, देखो ना थोड़ी सी उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई मुंह धो लो, ऑप्शन देखो ना 9 कितना है 2 यहाँ 8 यहाँ 2 तो लगाना ही नहीं फिर यार, ये तो ऑप्शन कह रहा है कि मैं आप भटक गए पूरा जाके संगम घाट घूम के आ रहे हैं, समझ नहीं समझ, लेकिन कंसेप्चुअली भी होना जरूरी है, तो वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कैसे करेंगे नहीं बताओ जल्दी करो। दूसरी क्लास कौन सी है, इकोनॉमिक्स लगी है,
आधा परसेंट थोड़ी ठीक दिख रही है, स्लो जैसे यार, बोलो। अब देखो ये आ गया 40% अंक पाना अनिवार्य है किसी परीक्षा में पास होने के लिए। चलो मान ली कुल 100 है तो 40% अंक पाना अनिवार्य है परीक्षा में पास होने के लिए। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 40, पासिंग मार्क कितना है 40। अमन को पास अंक से 10% कम अंक प्राप्त हुए, अमन को इस पास अंक से 10% कम मतलब 36, किसको अमन को। विनय को अमन से इतना परसेंट कम 1 भाई ना कितना परसेंट कम 9 चौक 36 मतलब 32, किसको विनय को। राजीव को अमन और विनय दोनों से, तो अमन और विनय दोनों जोड़ लो 68 आएगा। इन दोनों से कितना कम 25% मतलब 1/4 कम है कौन राजीव। तो बताओ परीक्षा में राजू पास या फेल, तो फिर यहाँ से 17 कम हो जाएगा, क्या आएगा 17 चौक 68, 17 कम हो जाएगा कितना आएगा 51। तो राजू पास की फेल, राजू पास, पप्पू पास हो गया। राजू पास हो गया क्यों, क्योंकि चाहिए कितना 40 और पाया कितना है 51, तो राजू पास हो गया। समझ गया ना, इस वजह आप ऐसे पास हो गए, समझ गया ना। हम तो हमेशा ऐसे बात देते तुम लोग, और तुम लोगों का मेहनत सही रहता तो जल्दी से फटाफट नोट ले मतलब। नोट लिए बोलो, चलो बहुत जल्दी बात नहीं करेंगे, 2 सवाल रह गए, कल करेंगे, कल बता के फिर कोई नया टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो इतना काफी बड़ी क्लास भी आपकी है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर भाई, आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, ठीक है ना।